नमस्कार। नमस्ते जी, हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। देखिए, आज अभी तक हमने जो दशमांसा के बारे में किया था, उसमें हमने सबसे पहले दशमांसा में हमने ये किया था कि दशमांसा का लगन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दशमांसा में देखा जाता है कि कुंडली का कौन सा भाव लगन पे राइज हो रहा है, और वो उसके प्रभाव दशमांसा में मिला करते हैं। जैसे अगर द्वितीय भाव अगर उसका राइज होगा राशि कुंडली का, तो उसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वेल्थ और रिसोर्सेस को कमाने में बड़ा जुझारू होगा। अगर प्रथम भाव अगर उसका राइज हो रहा होगा, तो ऐसा आदमी जो है बड़े जीवट का होगा। उसका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा वो उसके प्रयास या उसके मेहनत पे आधारित होगा। इसी प्रकार से अगर थर्ड हाउस होगा तो वो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ, मेहनत और मशक्कत वाला होगा, इंटरप्राइजिंग होगा। चौथा होगा तो सुख की प्राप्ति होगी उसको। पांचवा होगा तो उसको मैनेजमेंट वगैरह उसको करने का योग बनेगा और काफी दिमाग के काम करेगा, या वो शेयर्स के काम करेगा। छठा हाउस अगर उसका राइज होगा तो उस तरह की जॉब्स करेगा जिन जॉब्स में, जैसे कि लोन का काम है, या उसका आपके मतलब डॉक्टर्स का काम है, एस्ट्रोलॉजर्स का काम है, थ्री डीज का काम है, डेट्स, डिजीज, डिफिकल्टीज, डिजीजेस से रिलेटेड काम करते हैं। बहुत आशीर्वाद। कैसी तबीयत है सबकी? आप क्लास में नहीं आ रहे थे, तबीयत ठीक है? हाँ, ठीक हूँ गुरुजी। वो अभी थोड़ा दिवाली का इतना वो चल रहा है ना, थोड़ा-सा मैं कल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मैं कैन इसलिए अंडरस्टैंड। नहीं अटेंड कर पाई। अच्छा। तो अगर सप्तम भाव अगर राइज करेगा तो ऐसा आदमी पार्टनरशिप के साथ में कामों को बहुत अच्छी तरह करता है। और इसी प्रकार से उसकी जो छवि बनती है समाज के अंदर, वो काफी अच्छी छवि बनती है कि वो आदमी को उसको पद प्राप्ति अपने रोजगार में बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जो दसम भाव होता है, दसम से दसम होने की वजह से सप्तम भाव को दसम पद भी कहते हैं। तो दसम पद कहने की वजह से अगर वो सेवंथ हाउस अगर दशमांशा में राइज कर रहा होता है, तो उसका अपना एक प्रभाव जो है उसकी पार्टनरशिप से आने वाली कमाई इन सब के लिए दिखाई पड़ता है। अष्टम भाव अगर राइज करता है तो उसका इसका मतलब है कि उसके प्रोफेशन के अंदर, करियर के अंदर बहुत आमूल परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। और दूसरा, बीच में ब्रेकअप होने का मतलब जॉब के ब्रेकअप होने के और उसके स्ट्रगल का, इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अष्टम भाव जो है वो डिलेड सेटलमेंट इन करियर की तरफ को दिखाता है। नवम भाव होगा तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा, तो भाग्य हमेशा जो है सपोर्ट करेगा और बाई लक वो बहुत अच्छे काम करेगा। उसके बाद दसम भाव अगर राइज कर रहा होगा राशि चार्ट का, ऐसा आदमी जो है या तो ब्यूरोक्रेटिक उसमें होगा, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, या बहुत पावर्ड पोजीशंस में रहेगा, यहाँ पे कि उसके जीवन के अंदर काफी उसकी जो छवि है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के मामले में काफी बड़ी होती है। 11th हाउस अगर राइज करता है तो उसका डिजायर फुलफिलमेंट होता है अपने करियर और प्रोफेशन को लेकर। इसी प्रकार से अगर 12th हाउस अगर राइज करेगा, तो ऐसे आदमी को जो है विदेशों में जाके काम करने का योग बनता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। और उसके जीवन के अंदर में कभी ब्रेकअप आ जाता है उसके जॉब में अपनी वो हेल्थ के लॉर्ड की दशाओं के द्वारा, तो उसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाता है, प्रोफेशन में उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये तो विभिन्न भावों का आप लोगों को मालूम ही है सिग्निफिकेशन क्या है राशि चार्ट के 12 भावों के। तो अगर 12 भाव जो है इस तरीके से अगर राइज करते हैं, तो ये हमने बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो दशमांसा है, दशमांसा में दसम भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव से 12वें भाव तक अगर बैठता है, तो वो किस तरह के दशमांसा के दसम भाव के लॉर्ड के प्रथम से 12 भावों में बैठने का क्या इसमें असर आता है, तो वो हमने बात की थी। इसके अलावा हमने जो इस पे हमने जो बात अब हम कर रहे थे, वो था कि प्लैनेट्स की दशमांसा के दसम भाव पे प्रभाव प्रभाव कैसे पड़ सकता है। एक प्लैनेट के उसमें बैठ जाने से पड़ता है, एक प्लैनेट के उस भाव पे दृष्टि डालने से पड़ता है। तो अगर सबसे पहला जो प्लैनेट है वो है सूर्य, जिसके बारे में मैंने कल बात की थी। अब मैं आज प्लैनेट्स को बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सूर्य अगर जो है दसम भाव पे प्रभाव डालेगा, प्रभाव या तो वह चौथे में बैठ के दृष्टि का प्रभाव डाल सकता है,
या दशमांसा के लॉर्ड के साथ बैठ के प्रभाव डाल सकता है, या दसम भाव पे, दशमांसा के दसम भाव पे बैठकर वो प्रभाव डाल सकता है। अगर सूर्य अगर दशमांसा के दसम भाव पे प्रभाव डालेगा तो ऐसे व्यक्ति को नेम, फेम, रिकॉग्निशन और सरकार से आने वाली मदद की तरफ को दिखाता है। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि सूर्य की डिग्निटी क्या है, और डिग्निटी हम जानते हैं कैसे हम उसको निकालते हैं। डिग्निटी को निकालने का तरीका ये होता है, अगर सूर्य उच्च का है तो ग्रही है, या सूर्य मित्र के ग्रही है, मित्र के साथ बैठा हुआ है, या सूर्य का डिस्पोजिटर अच्छे भावों में बैठा हुआ है, सूर्य जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अच्छे भावों में बैठा है, तो फिर वो उस तरह के अच्छे प्रभाव देगा। इसके अलावा फिर हम ये सूर्य के जाने से क्या होता है, सूर्य एक व्यक्ति को अपने काम करने में कॉन्फिडेंस तो देता ही है, साथ में ईगो भी देता है, जो कि एक राजाओं की तरह की ईगो होती है। वो किसी के सामने भी उसको झुकने में जो है बड़ी बड़ी तकलीफ का अनुभव होता है, चाहे वो उसका टीचर हो, उसका गाइड हो, उसका ऑफिस का बॉस हो, उसके कलीग्स हों या उसके सबॉर्डिनेट्स हों, किसी के सामने भी वो झुकने को राजी नहीं होता, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जो है दशमांसा के दसम भाव में ईगोसेंट्रिक प्रभाव पड़ता है। अगर ये बैलेंस वे में अगर सूर्य अगर बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बहुत अच्छा होता है और उनको बड़े प्रॉपर तरीके से करता है। अगर सूर्य यहाँ पे एफ्लिक्टेड होता है, यानी मेलेफिक्स के साथ होता है, मेलेफिक प्रभाव के अंतर्गत होता है, तो उस व्यक्ति को अपने काम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। उसका कॉन्फ्लिक्ट अपने बॉसेस से हो सकता है, अपने कलीग्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसका उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट साफ साफ जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से उसकी जो ईगो है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको जॉब में दिखाती रहती है। आप लोगों को मेरी आवाज पूरी स्पष्ट रूप से आ रही है क्या? ठीक है। जी आ रही है सर। ठीक है। आ रहे गुरु जी। इसी प्रकार से वो जो है, जिस आदमी का सूर्य अगर दशमांसा के दसम भाव में होता है, वो किसी के भी ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करता, नहीं मानता, क्योंकि वो अपने आप को सुप्रीम मानता है और वो एक राजाओं की तरह से बिहेव करता है। तो वो ही वुड नॉट लिसन टू अदर पीपल्स ऑर्डर्स और गाइडेंस। इसी प्रकार से सूर्य जो है वो पिता को भी चूंकि डिपिक्ट करता है, तो ऐसे आदमी के प्रोफेशन में पिता का एक बहुत बड़ा रोल दिखाई पड़ता है, यानी उनकी पिता की गाइडेंस पे वो व्यक्ति काम करता है, या पिता के द्वारा मोटिवेशन देने के बाद वो अपने करियर को अच्छा बनाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है प्रोफेशन में, माता पिता का, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस उसके प्रोफेशन में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सूर्य एल्डरली लोगों को बताते हैं। इसी प्रकार से उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो अपनी ईगो को कंट्रोल में रखकर अगर वो लोगों के साथ में मिल के अगर चल सके, झुक के चल सके, तो वो उसके करियर में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसको यश, कीर्ति, मान सम्मान का अनुभव अपने कार्य क्षेत्र में होता है। लेकिन उसके लिए उसको झुकने की आवश्यकता है और उसको अपने ईगो को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, बड़ों की गाइडेंस को सुनने की आवश्यकता है, और ईगो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आने की आवश्यकता है। क्योंकि सूर्य की जो पोजीशन है, वो चाहे वो व्यक्ति आईएएस अधिकारी भी होगा तो भी उसका अपने मिनिस्टर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, या अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उसको परेशानियों का अनुभव होगा। अब चंद्रमा अगर जो है दसम भाव पे बैठेगा दशमांसा के, तो चंद्रमा एक लिक्विड का, मन का और भोजन का कारक है, ऑर्नामेंट्स का कारक है। सबसे पहले तो वो चंद्रमा जो है पैशनेट बहुत बनाता है, यानी ऐसा आदमी जिसका कि चंद्रमा दसम भाव में होगा, तो वो अपने कार्य के प्रति बहुत जुझारू होगा, उसका जो है रुझान होगा अपने कार्य के प्रति, वो काफी स्ट्रांग होगा, अटैचमेंट उसका वर्क में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो आदमी जो है, कोई भी सिग्निफिकेटर जो चंद्रमा का है, उससे संबंधित कार्यों के अंतर्गत वो आदमी बहुत सफल हो सकता है। और वो कार्य, चंद्रमा से संबंधित कार्य, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, डेयरी प्रोडक्ट्स का जॉब है, इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर्स भी चंद्रमा से आते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजर वो बनना चाहे तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, वो मर्चेंट नेवी में जा सकता है, वो नेवी के अंदर में काम कर सकता है, पब्लिक रिलेशंस का काम कर सकता है, साइकियाट्रिस्ट बन सकता है,
काउंसलर बन सकता है, सेल्स का जॉब कर सकता है। 10th हाउस का जो मून है वो आदमी को बड़ा हाईली इंट्यूटिव बनाता है, तो वो ज्योतिष के काम में बहुत सफल हो सकता है। इसी प्रकार से उसको जो है साइकिक गाइड होने का भी योग बनता है। इसी प्रकार से जो मतलब जो काम जो है ना दिल से किए जाते हैं, ऐसे कामों में व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा का दिल से संबंध है। यानी जो भी काम करेगा वो दिल से करेगा, तो पैशनेटली करेगा उसको। इसी प्रकार से वो हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकता है, वो मेडिटेशन के अंतर्गत, योगा मेडिटेशन के अंदर वो अच्छा गाइड बन सकता है। लेकिन जो चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा के अंदर एक waves होती हैं, यानी कि वो मूडी बन जाता है। चंद्रमा जो है जिस तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अंदर, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बलवान हो जाता है और कृष्ण पक्ष में बलहीन पक्ष बलहीन हो जाता है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी कुछ ना कुछ खामियां दिखाई पड़ेंगी, जिसके अंतर्गत वो कभी कभी ऐसी स्थितियों में होगा कि उसका मन जो है अपने काम से उचट जाएगा और कुछ समय उसका मन अपने कामों में बहुत लगेगा। तो ये उसके अंदर एक खामी रहती है, जो सूर्य के दसम भाव में होने से नहीं होती, क्योंकि सूर्य जो है वो स्थिर ग्रह है और स्थिर राशि का स्वामी है। यानी सूर्य अगर वहां पे अगर बैठेगा तो सूर्य ज्योतिषाम पति भी कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर हमेशा, और वो लर्निंग का भाव होता है सिंह राशि, तो वो कॉन्टिन्यूसली लर्न करता रहेगा, ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च करता रहेगा और अपने आप को ज्योतिष में बहुत प्रबल करता चला जाएगा। जो भी काम वो करेगा उस काम में वो लर्निंग उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसके लिए वो पैसा खर्च करने को तैयार होगा, चाहे वो उसको अफोर्ड कर सके या ना कर सके। लेकिन चंद्रमा के साथ में ये चीज नहीं है। चंद्रमा इनर पैशनेट बनाता है, इनर रूप से व्यक्ति को जो काम पसंद आते हैं, अगर उन कामों में व्यक्ति लगता है तो उन कामों को बहुत मन से वो करवाता है और एक्सट्रीम इमोशंस के साथ करवाता है। उसके चंद्रमा के दशमेश के दशमांसा के दसम भाव में बैठने से उसके जीवन के अंदर माँ का इन्फ्लुएंस भी होगा। यानी कहने का मतलब माता का इन्फ्लुएंस उसके जीवन में दिखाई पड़ेगा। अब दशमांसा के दसम भाव में अगर मंगल बैठता है तो मंगल एक एंगर का प्लैनेट है, गुस्से का प्लैनेट है, लेकिन साथ ही एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। मंगल एक एंटरप्राइजिंग प्लैनेट है, कोई भी नए काम करने के लिए रिस्क टेकिंग की जो जरूरत होती है उस तरह से काम करने के लिए मंगल हमेशा तैयार रहता है। मंगल भूमिपुत्र होने के लिए लैंडेड प्रॉपर्टीज में उस व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी काम करे, मंगल के दसवें भाव में बैठने से दशमांसा के, वो आदमी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में करता रहेगा और उनकी खरीद फरोख्त करता रहेगा। इसी प्रकार से मंगल जो है वो केमिकल्स ऐसे होते हैं, एरोमेटिक केमिकल्स, उनमें भी डील करा सकता है। एसेंशियल ऑयल्स जो कि मसाज वगैरह में काम आते हैं। इसके अलावा मंगल जो है माइंड से रिलेटेड जो थेरेपीज होती हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल साइंसेज में होती हैं, उनसे संबंधित काम करा सकता है। मंगल जो कि एक प्रोटेक्शन का और डिस्ट्रक्शन का दोनों का प्लेनेट है, तो मंगल अगर पापी होगा तो ऐसा आदमी दाऊद इब्राहिम की तरह से वो आदमी विस्फोटक हो जाएगा, टेररिज्म में आ जाएगा और बहुत तहस नहस करेगा। अगर वो पुलिस में भी होगा या फायर ब्रिगेड में भी होगा, सरकारी अधिकारी भी होगा, तो वो जो है काफी अपने विभाग के अंदर करप्शन वगैरह वो करेगा दबंग। लेकिन वही मंगल अगर अच्छा हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है आम आदमी को न्याय देने की कोशिश करता है और वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेके जाता है, पुलिस का जॉब देता है, लैंडेड प्रॉपर्टीज रियलिटीज में ऐसा आदमी अच्छा काम कर सकता है। ऐसा आदमी जो है एक अच्छा सर्जन बन सकता है। ऐसा आदमी एक फायर फाइटर हो सकता है, फायर डिपार्टमेंट में हो सकता है, रिस्की जॉब्स में हो सकता है। मंगल भूमि से संबंधित है तो वास्तु का काम कर सकता है। इसी प्रकार से जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड हॉलिस्टिक साइंसेज हैं, उनमें मंगल एक आदमी को बड़ा प्रवीण करता है, जैसे कि रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, कुंडलिनी योगा है। मंगल एक क्वारल, चूंकि मंगल जो है क्वेरल का भी प्लैनेट माना जाता है, आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वेरल का, झगड़े का। तो इस वजह से झगड़े का निपटारा कौन करते हैं? जजेस करते हैं और वकील करते हैं। तो ऐसा आदमी पुलिस में भी जा सकता है, तो वकालत भी कर सकता है या जज भी बन सकता है। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स फील्ड का ये प्लैनेट है मंगल, तो ऐसा आदमी एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है और स्पोर्ट्स फील्ड में वो काफी नेम फेम कमा सकता है। मंगल चूंकि इलेक्ट्रिकल प्लैनेट माना जाता है,
तो इसका मतलब ऐसा आदमी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में काम कर सकता है, या हैवी मशीनरीज भी मंगल से आती हैं तो उनमें भी काम कर सकता है। और मंगल चूंकि मशक्कत का, मेहनत का, जिमिंग का प्लेनेट है, तो मंगल के दशमांता के दसम भाव में बैठने से एक व्यक्ति का रुझान जिम ऑपरेटर का या जिम खोलने का या बॉडी बिल्डर ट्रेनर का, इन सब का हो सकता है। लेकिन मंगल एक अच्छे धन के अर्जन को बताता है। ऐसा आदमी अगर पर्सनल ट्रेनर भी बनेगा तो वो कम से कम 25,000 से 30,000 रुपये वो अपने ट्रेनिंग का लेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि फिल्म वाले अपने साथ में पर्सनल ट्रेनर रखते हैं जिनकी सैलरी 1-1 लाख से ऊपर की होती है। उसका रोज उसके काम में एक बात जो बहुत निश्चित है वो है कि वो जो भी काम करेगा वो बड़ा एक्शन ओरिएंटेड वर्क होगा। यानी इसका मतलब है एडवेंचरस होगा, उसके काम में रिस्क ओरिएंटेशन होगा और वो मेहनत से काम करेगा और बिल्कुल परवाह नहीं करेगा रिस्क टेकिंग की। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी वो अच्छा कर सकता है। वो इस तरह के काम भी कर सकता है जो कि माउंटेनियर्स वगैरह हैं, जो हाइकिंग करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, जिनमें कि रिस्क होता है, रिस्क वाले काम भी दे सकता है। और मंगल के दसम भाव पे बैठने में, दशमांसा के दसम भाव में नेगेटिवली बैठने में, पापक ग्रहों के साथ बैठने से ऐसे आदमी का कॉन्फ्लिक्ट और एनिमिटी अपने वर्क प्लेस में बड़े रुद्र रूप में होता है। यानी कि मंगल अगर खराब बैठा है तो आपको मालूम है कोई ग्रह खराब कैसे हो सकता है कि अगर उसका ग्रह का डिस्पोजिटर उसका एनिमी साइन हो, एनिमी प्लैनेट हो, और वो खराब जगहों पे बैठा है, दुख स्थानों में बैठा हो, या मंगल जो है स्वयं पापी ग्रहों के साथ में हो या पाप कर्तरी हो, तो ऐसे में उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो कॉन्फ्लिक्ट काफी रुद्र रूप में, रौद्र रूप में आएगा। उसकी एनिमिटी वर्क प्लेस में बहुत हाई होगी। वो उसको बड़ी कॉन्स्पिरेसीज को संभालना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसका अपना स्वभाव इस तरीके का होगा कि वो बहुत लोगों को अपना शत्रु बनाता रहेगा। तो उसको कॉन्स्पिरेसीज और षड्यंत्र से भी निपटना पड़ेगा। अदरवाइज अच्छा मंगल जो है एक व्यक्ति को रोल मॉडल बनाता है दूसरों के लिए, काम के मेहनत के मामले में। यानी इतनी मेहनत और मशक्कत वो काम में दिखाता है कि उससे लोगों को एक सबक मिलता है। अब जैसे कहने का मतलब है, जैसे प्रदीप दल्ला साहब ने बताया था कि उनका सूर्य जो उच्च का है मंगल की राशि में, तो उसका डिस्पोजिटर मंगल है, तो उसका मतलब दशमांसा के दसम भाव में मंगल की राशि बढ़ती है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि मंगल की राशि बढ़ने का मतलब है, और सूर्य चूंकि वहां बैठे हैं जो कि अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और उच्च के होके बैठे हैं, तो ये मंगल इनको इनका एक दबदबा बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, न केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को लेकर, बट मंगल जैसे मेहनती आदमी को लेकर भी। मंगल से मेहनत आती है, मंगल से आती है इंक्लूसिवली किसी काम को करना, मंगल से आता है किसी भी काम में रिस्क लेकर और मेहनत करके और स्ट्रेस लेकर उस काम को सफलता पूर्वक करना। तो ये जो उनकी जो छवि बनेगी वो उन बातों से बनेगी। आपको मैं डिस्पोजिटर का चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आपको मालूम है किसी भी प्लैनेट को समझने के लिए प्लैनेट एंड डिस्पोजिटर, राशि के नाथ और उसके नक्षत्र के स्वामी जो कि उसका दिमाग बनाते हैं, इन तीनों को देखा जाता है। यहाँ भी दशमांसा को अगर आपने ज्यादा अच्छी तरह से समझना है तो आपको ये तीनों ही कंपोनेंट को देखना होगा। यानी कि ग्रह को देखना होगा तो उसके डिस्पोजिटर को भी देखना होगा, उनके शुभ स्थितियों को देखना होगा। केंद्र, त्रिकोण, द्वितीय और एकादश भाव में स्थिति अगर डिस्पोजिटर की है तो डिस्पोजिटर इसका मतलब अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है, उच्च का होके बैठा है तो वो अच्छा है। इसी प्रकार से उस पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है या शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, तो इसका मतलब वो अच्छा है। तो आप इस प्रकार से आप पता कर पाते हैं। फिर उसी ग्रह का नक्षत्र आप देखते हैं तो आपको नक्षत्र की पोजीशन से आपको ये पता चलता है कि ये नक्षत्र किस तरह के सबब देने वाला है, क्या डायरेक्शन उस आदमी के अंदर क्रिएट करेगा अपने काम के प्रति। अब क्योंकि ये चार्ट दशमांसा का काम से संबंधित है, आजीविका से संबंधित है, और उस व्यक्ति को एक रोल मॉडल बना सकता है, तो वहीं उस आदमी को डिटेस्टेबल बना सकता है, मतलब उस आदमी को एक घृणित भी बना सकता है अपने कामों को लेकर, और वहीं उस आदमी को यश मान कीर्ति दे सकता है कामों को लेकर। तो वो नक्षत्र के स्वामी के प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो नक्षत्र का स्वामी अब कहाँ से उठाएंगे, उसी डीएन चार्ट से, क्योंकि जो नक्षत्र का स्वामी है वही नक्षत्र का स्वामी इस पे वर्क करेगा, इस प्लैनेट पे भी। तो इसी वजह से इस कुंडली को, दशमांसा के डिविजनल चार्ट को
राशि चार्ट की तरह से स्टडी किया जाता है। तो ये मंगल चूंकि डायरेक्टर स्ट्रेंथ पाता है दशमांशा के दसम भाव पे, तो ऐसा अगर ये मंगल अच्छा है तो ये संतान को, ये उस व्यक्ति को कुल दीपक बनाता है। ये कुल दीपक योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत आप सभी रिश्तेदारों के द्वारा और राज समाज के द्वारा ये कहा जाता है कि ये इस कुल का दीपक है, यानी कि बहुत अच्छी स्थितियों में है। इसके बाद आता है बुध। बुध अगर दशमांशा के दसम भाव में है तो आपको मालूम है कि बुध वहां का कारक भी है। इसमें आपको कारक का फैक्टर भी मैंने आपको बताया था कि राशि चार्ट में जो कारक होते हैं वही डिविजनल चार्ट के कारक होते हैं। क्योंकि मंगल इसमें एग्जीक्यूटिव पावर एंड एबिलिटीज का प्लैनेट माना जाता है, सेकेंडरी कारक है, तो मंगल भी उसी तरह एक्ट करेगा। सूर्य यहाँ पावर का कारक होता है, तो सूर्य भी उसी तरह से पावर पोजीशन के लिए एक्ट करता है। चंद्रमा इसमें कारक नहीं होता, लेकिन इसके अंदर गुरु कारक होता है। गुरु एक्सपेंशन का, ग्रोथ का कारक है। और इसी प्रकार से बुद्ध यहाँ कारक है, वो मैनेजमेंट का कारक है, इंटेलिजेंट वर्क का कारक है, स्मार्ट वर्क का कारक है। तो मंगल अगर दसम भाव के, दसमांशा के दसम भाव में अगर बैठता है तो ऐसे आदमी को ट्रेडिंग में, मार्केटिंग में लीडर बनाता है। तो बिजनेसेस में, व्यापार के अंदर वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। वो ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकता है, वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। बुध जो है पब्लिक रिलेशंस का प्लैनेट माना जाता है, तो ऐसा आदमी पब्लिक रिलेशंस का काम बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा आदमी नेटवर्किंग वाले काम बहुत अच्छे कर सकता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के काम बहुत अच्छे कर सकता है। ऐसा आदमी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर सकता है, जर्नलिज्म में बहुत अच्छा काम कर सकता है। मैं आप लोगों को जो कि एग्जाम्पल चार्ट भी दिखाऊंगा आज, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। और आप लोगों को अगर आप ना भी उतार पाए तो आप चिंता न करें, मेरे नोट्स आपको कल सुबह मिल जाएंगे, उनसे आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा। और जितना आप उतार सकते हैं, देखिए लिखना एक बहुत गहरा संस्कार, गहन संस्कार माना जाता है। जो लोग लिखते हैं उनको लिखने की वजह से उनको वो पॉइंट्स याद हो जाते हैं। मैं भी जिस समय आईएएस की तैयारी कर रहा था, उस समय पढ़ते हुए मैं हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेता था और उनको याद कर लेता था। और वो आदत मेरी आज तक है। आज भी मैंने जो आपके नोट्स आपके बनाता हूँ, उन नोट्स को मैं बहुत शॉर्ट सिनॉप्सिस में अपने सामने रख लेता हूँ और उनको याद कर लेता हूँ। इससे मुझे भी याद हो जाता है। तो अगर आप कुछ छूट भी आपका जा रहा है, आप उसकी चिंता न करें। जो भी शब्द मेरे आप लिख पा रहे हैं उनको लिख लें, क्योंकि उनको लिखने से क्या होगा, ये आपके माइलस्टोन्स बन जाएंगे और आपको याद हो जाएगा कि आपने क्या लिखा है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो प्रिंट मीडिया का प्लैनेट है, क्योंकि बुध तो ऐसा आदमी कम्युनिकेशंस में, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा काम कर सकता है, जर्नलिज्म में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर सकता है। बुध जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी प्लैनेट है, क्रिएटिविटी का प्लैनेट है, यानी कि वो कारक एक्टिंग का भी है। फिल्म बोर्ड के लिए हम तीन प्लैनेट्स को देखते हैं, एक है शुक्र, दूसरे हैं बुध और तीसरे हैं राहु। ये तीन प्लैनेट जो हैं फिल्म एक्टिंग में बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनके जो संबंध होते हैं वो एक व्यक्ति को बड़ा सफल, जो है वो पिक्चरों में बहुत अच्छा सफल एक्टर बनाते हैं। तो ये जो सर प्लैनेट्स हैं, इनके द्वारा, नया अभी नहीं, बीच में नहीं, बीच में कुछ नहीं, अभी खत्म होने के बाद अभी सुनो बस, क्योंकि उसके बाद ना मैं फिर भूल जाऊंगा, और एक बार टूट जाएगा मेरा तो मैं भूल जाऊंगा, और उसके बाद फिर मेरा वो रिदम टूट जाएगा। क्यों, मुझे जो है कोई भी चीज बहुत लंबे समय तक याद नहीं होती है, तो मैं 4 बजे से रटने में लगा हूं, तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ लगातार। और तुमने अभी पूछ लिया तो फिर मैं भूल जाऊंगा। तो ऐसे फिल्म वर्ल्ड के, मैं जैसे बता रहा था कि तीन प्लैनेट्स हैं फिल्म वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें से एक प्लैनेट है शुक्र, दूसरे हैं बुध जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के होते हैं, और तीसरे प्लैनेट है राहु। राहु चूंकि एक, आप देखते हैं जो सेट्स वगैरह आप देखते हैं वो सब, या जो भी आप छाया देखते हैं, राहु उस छाया के ग्रह हैं। और आप जो फिल्मों में स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वह एक्टर नहीं है, एक्टर की छाया है, या एक्टर की एक पिक्चर है जो कि राहु जिसको दिखा रही है। तो इसका मतलब राहु का एक बहुत बड़ा इसमें संबंध होता है। तो ये प्लैनेट तीनों के तीनों अच्छे अगर होते हैं और दसम भाव से दशमांश के जुड़े हुए होते हैं, तो ये एक्टिंग के क्षेत्र में
एक व्यक्ति को मझा हुआ कलाकार बनाते हैं। मरकरी चूंकि कारक है इंटेलिजेंस का, तो वो जो भी काम करेगा, अगर उसका बुद्ध अगर प्रभाव रखा होगा दसम भाव के, दशमांसा के दसम भाव पे, तो वो जो भी काम करेगा, मरकरी बुद्ध चूंकि एक्टिंग एंड कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, इन सब के कारक हैं और पब्लिक रिलेशंस के कारक हैं, तो वो सभी कामों में उसकी इन चीजों की छवि दिखाई पड़ेगी। यानी ये दिखाई पड़ेगा कि ये आदमी इंटेलिजेंट काम कर रहा है, इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और ये नेचुरल एक कन्विंसिंग बातें कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है। इसी प्रकार से चूंकि वो आइडिया सेलर माना जाता है बुद्ध, तो वो जो भी बात करेगा उसमें आइडिया सेलिंग अच्छी होती है। कहने का मतलब उसकी बातों को सुना जाता है और फॉलो किया जाता है, और वो मार्केटिंग के कामों में सफल भी होता है। चूंकि एजुकेशन का कारक है बुद्ध, तो ऐसा आदमी एजुकेशन के क्षेत्र में कोई भी स्कूल प्रारंभ कर सकता है। लेकिन अगर आप बड़े स्कूल देखें, जैसे कि एमबीबीएस का कॉलेजेस हैं, मेडिकल के कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, डेंटिस्ट्री के कॉलेजेस हैं, बड़े कॉलेजेस के लिए जुपिटर का यहाँ पे जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन ग्रोथ के कारक होते हैं। और वही यूनिवर्सिटीज या इस तरह के, अब जैसे जीडी गोइंका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, उसका जो मालिक होगा, उसका गुरु और बुद्ध का संबंध जरूर होगा, दशमांसा के दसम भाव से संबंधित। तभी वो इतनी बड़े यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल लेवल की बना पाए हैं। तो आपको ये बात समझनी है, अगर बुद्ध अगर स्कूल खोलेगा तो वो इन्हीं टॉडलर्स के लिए खोलेगा, यानी बच्चों के लिए खोलेगा, यानी एजुकेशन में। तो वो बुद्ध जो है एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स की सप्लाई भी कर सकता है, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर सकता है वो। लेकिन अगर गुरु के साथ में संबंधित हो जाएगा तो डिग्री कॉलेज बनाएगा, ऐसा आदमी डेंटल कॉलेज बनाएगा, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगा, तो बड़ा सफल होता है उस क्षेत्र में, क्योंकि बुद्ध का क्षेत्र एजुकेशन का है। इसी प्रकार से ये आदमी जो है बुद्ध के दसम भाव से संबंधित होने पर एनसीईआरटी बुक्स का पब्लिशर हो सकता है, वो कॉलेज की बुक्स का पब्लिशर हो सकता है, राइटर हो सकता है, और उसका नेम फेम हो सकता है। तो अब नेक्स्ट आता है गुरु। गुरु जो है अगर दसमांशा के दसम भाव से संबंधित होंगे, आपको ये समझना है गुरु जो है वो गुरु उपदेश के कारक है। अब गुरु जो है किस तरह से प्रभावित कर सकता है? गुरु प्रभावित इस तरह से कर सकता है कि द्वितीय भाव पे भी बैठा हुआ गुरु नवम दृष्टि से दसम भाव पे प्रभाव डालेगा, और गुरु चाहे तो उस पे भी बैठ सकता है दशमांसा के दसम भाव पे, या चतुर्थ भाव पे बैठा हुआ गुरु का प्रभाव दशमांसा के दसम भाव पे पड़ेगा। इसी प्रकार से छठे भाव पे बैठा हुआ जो गुरु है पंचम दृष्टि से दशमांसा के दसम भाव पे प्रभाव रखे। तो ये गुरु जो है गुरु उपदेश का भी कारक है, तो ऐसा व्यक्ति उपदेशक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति आचार्य हो सकता है। ऐसा जैसे कि आप जैसे मतलब आचार्य आजकल वो कौन है आईआईटीएन और एमबीए के ना आचार्य प्रशांत है, क्या नाम है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि बहुत पढ़ाई करने के बाद भी जो उपदेशक बन जाते हैं, जो आईआईटी और आईआईएम से पढ़ने के बाद आईएएस होने के बाद छोड़ छाड़ के आचार्य प्रशांत है। तो कहने का मतलब है इस तरह के लोग जो हैं उपदेशक बनते हैं, यानी कि ऐसा गुरु जो है व्यक्ति को उपदेश दिलाता है और ऐसे व्यक्ति की फॉलोइंग होती है। ऐसा व्यक्ति एक बहुत सुदृढ़ टीचर बनता है और एडवाइजर बनता है, और गुरु जो कि मेंटर गाइड का भी प्लैनेट है, तो वो बहुत अच्छा गाइड भी बनता है। अगर वो बॉस भी होगा तो वो एक गाइड के रूप में अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए होगा। गुरु ब्यूरोक्रेसी का प्लैनेट भी है, तो ऐसा आदमी एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बन सकता है, यानी कि आईएएस अधिकारी बन सकता है, या पब्लिक सर्विस कमीशन से, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से पीसीएस अधिकारी बन सकता है, यानी कि वो सिविल सर्वेंट बन सकता है। वो व्यक्ति हमेशा जिसका गुरु गुरु दसम भाव में दशमांसा के होगा, तो ऐसा व्यक्ति अपनी आदतन हमेशा दूसरों को उपदेश या सलाह देगा, गाइडेंस देगा, मेंटरिंग करेगा, उनको जो है आगे उठाने में, उनके उत्थान में हमेशा प्रयत्नशील होगा, समझाएगा कि कैसे उठना है, किस तरह से तुम अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन गुरु वाले लोग जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होते। गुरु के लोग ये मानसिक काम और बुद्धि का काम और ज्ञान का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हार्डवर्क का काम नहीं करते। उनसे संबंधित ऐसा आदमी बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो कुछ मंदिरों की स्थापना कर सकता है, कोई सेक्ट चला सकता है, किसी सेक्ट का इंचार्ज हो सकता है,
यानी जैसे गुरमीत राम रहीम टाइप के जो लोग हैं। लेकिन गुरु अगर पीड़ित होगा तभी वो उस आदमी को जेल यात्रा वगैरह होगी। इसी प्रकार से जैसे हमारे बापू आसाराम हैं, इन सब की अगर आप कुंडलियां देखेंगे तो गुरु का प्रभाव आपको दशमांसा के दसम भाव पे दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये गुरु पीड़ित भी होगा। ये पीड़ित हो सकता है अपने डिस्पोजिटर की वजह से या नक्षत्र की वजह से, और उसी नक्षत्र की दशाओं में या उसी डिस्पोजिटर की दशाओं में उनको जो है इस तरह से जेल यात्राओं का योग बना है। ऐसा आदमी जो है गुरु प्रधान आदमी सात्विकता दिखाएगा अपने कामों में। तो हो सकता है कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर भी बन जाए, क्योंकि गुरु एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर और टीचर बनाता है, एस्ट्रोलॉजर बन के वो अपने ग्राहकों से पैसा नहीं मांग मांग पाएगा, तो धन में तो बहुत अच्छा नहीं करेगा। लेकिन उस आदमी के अंदर एक, वो आदमी द्रवित जरूर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर वो कोई परेशानी सुनेगा अपने क्लाइंट्स की, तो उनसे उसका जो है मन खिन्न होगा। अगर वो सिविल सर्वेंट भी है, अगर उसके सामने कोई आदमी प्रार्थना लेके आया है, तो उसके प्रति उस आदमी के अंदर एक सहानुभूति, इमोशनल एम्पैथी का फैक्टर हमेशा दिखाई पड़ेगा। दूसरा, हमेशा वो ज्ञान की बातें बताएगा अपने सबॉर्डिनेट्स को। हमेशा वो उन लोगों को ये बताएगा कि तुम्हें पब्लिक के लिए काम करना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कहने का मतलब है गुरु एक बड़ा सात्विक प्लेनेट है। जब तक कि ये प्लेनेट राहु के साथ नहीं होता या किसी मेलेफिक प्लेनेट के साथ नहीं होता, तो ये क्रुएलिटी के साथ में कमा नहीं पाता है। उसके अशुद्ध होने से ही वो कमाने के प्रति जो है जुझारू होता है। जबकि जो, अगर वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर शुद्ध गुरु होगा, तो ऐसा व्यक्ति कमाई की तरफ उतना ध्यान नहीं रखेगा जितना कि लोगों के उत्थान और लोगों को बढ़ाने और उनकी गाइड मेंटरिंग और उपदेशक बनने में उसका ध्यान होगा, धर्म के काम करने में उसका ध्यान होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट आता है शुक्र। अब अगर शुक्र, अगर उसके दशमांसा के दसम भाव में अगर शुक्र अगर बैठे होंगे, तो शुक्र जो है लग्जूरियस टाइप को बताते हैं। तो ऐसा आदमी जो भी काम करेगा वो बड़ी लग्जूरियस लाइफ के साथ करेगा। यानी उसको ऐसा ऑफिस मिलेगा जहाँ पे एम्बियंस बहुत अच्छी होगी, एसीज लगे होंगे, बड़ा रूम होगा, बहुत कंफर्टेबल चेयर होगी, कंफर्टेबल बैठेगा। ऐसा आदमी ऑटोमोबाइल से संबंधित काम कर सकता है। हाउस होल्ड में जो लग्जरीज हमारी होती हैं, जैसे कि हमारा जो पीए सिस्टम है, या हमारा जो है होम थिएटर सिस्टम है, इस तरह के जो लग्जूरियस इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज है, उनका काम कर सकता है। ऐसा आदमी फिल्म लाइन का काम कर सकता है। लेकिन इन लोगों के साथ में शुक्र जिनका दशमांश के दसम भाव में बैठेगा, उनका एक रिस्क फैक्टर क्या बनता है कि उन्हें वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ में कभी भी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ये शुक्र पीड़ित हुआ, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस में महिलाओं से नुकसान उसको हो सकता है, उसकी इज्जत पे आंच आ सकती है। तो उसे अपने जो लेडी कलीग्स हैं उनके साथ में उसको ऑब्जेक्टिवेटेड उसने रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। इसी प्रकार से चूंकि ये कंफर्ट का प्लेनेट है शुक्र, अट्रैक्शन का, परफ्यूमरी का प्लेनेट है, लेडीज की एक्सेसरीज का प्लेनेट है, तो इसका मतलब है जैसे वेडिंग ड्रेसेस का है, इसी तरह से वेडिंग की पोशाक का है, इवेंट मैनेजमेंट का प्लेनेट है। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर शुक्र का दशमांश के दसम हाउस में बैठे हुए शुक्र का प्रभाव उसके प्रोफेशन पे पड़ सकता है। उसे अपने काम के, वो चाहे काम कहीं पे बाहर भी अगर पोस्ट हो जाएगा, तो भी उसे काम में एक एम्बियंस मिलेगी। यानी उसको जो काम के अंदर जो माहौल मिलेगा, वो एक लग्जूरियस लाइफ का माहौल होगा। यानी एक अच्छी लाइफ का उसको माहौल मिलेगा। आपको ये मालूम है कि चौथे भाव में शुक्र को दिग्बली होने का योग बनता है। अब ऐसा शुक्र अगर चौथे में बैठकर दसम भाव पे अगर वो संबंध रख रहा है, बना रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे आदमी की पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बड़ा अच्छा बैलेंस दिखाई पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है वो आदमी मेहनती होगा, काम करेगा, बट एट दी सेम टाइम वो अपने फैमिली की लाइफ के साथ में एक बैलेंस भी बना के रखेगा। और उसके जीवन के अंदर उसकी पत्नी का भी एक इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा। यानी कि वो पत्नी की बात को सुनेगा, या अगर वो कोई व्यापार करेगा तो उसमें पत्नी को एक मेंबर अपना डायरेक्टर वगैरह बनाएगा और पत्नी को भी एक पद देगा। अब वो शुक्र आप जानते हैं फैशन चीजों, फैशन की चीजों का, ज्वेलरीज का,
डिजाइनर चीजों का, इन सब का कारक होता है। व्हीकल्स का कारक है, मतलब ऑटोमोबाइल का कारक है, आर्ट क्राफ्ट का कारक है, आर्ट गैलरीज का कारक है, ब्यूटी सैलून का कारक है। तो इन सारी चीजों के कारक होने की वजह से शुक्र व्यक्ति को इनमें से किसी भी प्रोफेशन के अंदर व्यक्ति को सफलता दे सकता है। और कई बार शुक्र जो है एक से अधिक प्रोफेशंस में व्यक्ति को डाल देता है। यानी ऐसा आदमी बुटीक भी चला सकता है, और एक ब्यूटी पार्लर भी चला सकता है, और ऑटोमोबाइल का भी बिजनेस कर सकता है, सेल परचेज का। यानी कहने का मतलब है कि वो आदमी को ब्यूटी से रिलेटेड चीजों के अंदर एक सफलता देगा। प्लेनेट जो है वो 10th हाउस में, क्योंकि व्यक्ति के लाइवलीहुड को, दशमांसा के 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, क्योंकि व्यक्ति की लाइवलीहुड को बहुत प्रभाव करता है, देता है। इस वजह से शुक्र का प्रभाव, उसका बड़ा डिग्निफाइड प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा, और इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा अगर ये शुक्र अच्छा है, इसका डिस्पोजिटर अच्छा है, और इसका नक्षत्र का स्वामी अच्छा है। और अगर यही शुक्र अगर खराब है, तो ऐसे आदमी को अपने वर्क प्लेस में लेडीज के द्वारा ह्यूमिलिएशन मिलेगा। मैरिज के रिलेशंस में को मैं ऐसा आदमी जो है एफ्लिक्टेड वीनस वाला आदमी, उस तरह का वकील भी बन सकता है, कॉर्पोरेट लॉयर या ऐसा सिविल लॉयर, जो कि मैरिज में, डिस्प्यूटेड मैरिजेस में इसी तरह से केसेस को लड़ता हो। ऐसे आदमी को ये सलाह दी जाती है, जिसका भी दशमांसा के 10th भाव में शुक्र है, तो उसको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, वेल ड्रेस्ड अप होना चाहिए, उसको अपना पीआर अच्छा रखना चाहिए, पब्लिक रिलेशंस अच्छा रखना चाहिए, उसको गुड रिलेशंस अपने क्लाइंट्स के साथ बना के रखने चाहिए। और शुक्र चूंकि फीमेल प्लैनेट माने जाते हैं और जलीय प्लैनेट है, ऐसे आदमी को इमोशनली बहुत हम्बल होना चाहिए। यानी जितना वो हम्बल होगा, उतना अच्छा वो काम कर पाएगा। अब इसके बाद आते हैं शनि। शनि भगवान अगर दशमांशा के 10th भाव में अगर बैठे हैं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि शनि और मंगल दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि दशमांशा के 10th भाव में बैठे होते हैं, तो आदमी को बड़ा हार्ड वर्क कराते हैं। यानी आप स्ट्रेट अवे अगर आप किसी का दशमांशा स्टडी कर रहे हैं, और आप देखते हैं दशमांशा के 10th भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव है, तो आप एक प्रेडिक्शन उसको, उस व्यक्ति को तुरंत दे सकते हैं कि आपकी जो लाइवलीहुड होगी, वो बहुत मेहनत के साथ में पूरी पूर्ण होगी। मेरे बहुत से पुलिस के आईपीएस ऑफिसर्स मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनकी हॉरोस्कोप में मंगल और शनि का प्रभाव दशमांशा के 10th भाव पे है। तो उनके जीवन में वो 24/7 इंटू 365 डेज वो गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हैं। उनको ये भी उनका कंफर्म नहीं होता है कि रात में वो सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे। तो उनका बड़ा हार्ड वर्क वाला जीवन होता है। तो शनि और मंगल दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, वो कंसल्टेंसी के भी प्लैनेट माने जाते हैं। शनि जो कंसल्टेंसी देते हैं, वो बड़ा कंसंट्रेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड कंसल्टेंसी के प्लैनेट माने जाते हैं। तो जैसे मेरे भी शनि जो है दशमांशा के 10th भाव में बैठे हैं, तो जीवन पर्यंत, आज जैसे 32 वर्ष मैंने आप समझिए कि मुझे इतना पढ़ाते 25 साल हो गए, और इसके अलावा इतना मैंने करीब करीब 25 साल ही मैं सर्विस भी की है। तो मैंने देखा कि, और इतना ज्योतिष के साथ में मेरा जुड़ाव भी रहा है 35 एक साल से, तो मैं देखता हूँ कई चीजें एक साथ करने की वजह से मुझे बहुत मेहनत लाइफ के अंदर करनी पड़ी। और मुझे जो भी काम करना पड़ा, बिना मेहनत के मुझे उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। मुझे जो है किसी एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा काम करना पड़ता है। उसका कारण है कि शनि और मंगल का दशमांशा के 10th भाव पे अगर वो विराजमान होते हैं, तो व्यक्ति को बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड लाइफ देते हैं, बिना उसके उसके वो सफलता नहीं देते। लेकिन ये प्लेनेट जो है बड़े बेनेवलेंट माने जाते हैं। यानी ये बहुत ही दयालु प्लेनेट भी माने जाते हैं, शनि भगवान और मंगल भगवान ये बड़े दयालु भी माने जाते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान और धनार्जन आपका अच्छा होता है। अब जो है शनि चूंकि एक जो तरह से रिसर्चर हैं, तो शनि जो है जिस काम को भी कराते हैं, तो बहुत अच्छी तरह कराते हैं। दशमांशा के 10th भाव से संबंधित अगर एस्ट्रोलॉजी भी कराएंगे, तो बड़ा रिसर्च के साथ कराएंगे। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत ही तन मन धन के साथ कराते हैं, उसमें भी आदमी को प्रवीण करते हैं। जो भी काम कराते हैं, शनि उसमें आदमी को प्रवीणता देते हैं। इसी प्रकार से वेल्थ मैनेजमेंट, बैंकिंग वगैरह भी शनि दे सकते हैं। शनि का जो है वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है ऐसा आदमी वेल्थ को कैसे बढ़ाएगा।
शनि उसमें एक व्यक्ति को प्रवीणता देते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आप इस तरह म्यूचुअल फंड या शेयर या इस तरह का आप काम करो जिससे आपकी वेल्थ बढ़े। तो वेल्थ मैनेजमेंट को भी बढ़ाते हैं। ऐसा आदमी बैंकिंग सेक्टर में रेवेन्यू से संबंधित काम कर सकता है। बहुत बार शनि का संबंध जो है दशमांशा के दसम भाव में होने से व्यक्ति इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, इनकम टैक्स में, इन सब में, कस्टम्स में उसका सिलेक्शन हो जाता है। परफेक्ट होता है ऐसा आदमी शनि के दशमांशा के दसम भाव होने से। इनोवेटिव नेचर का होता है, यानी कि वो डिस्कवर करता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर होता है, वो नई नई चीजों को इनोवेट करता है, डिस्कवर करता है, उनमें मेहनत से काम करता है। प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क होने की वजह से वो किसी भी काम को, उस काम को पसंद करता है जिस काम में मेहनत करनी हो। और अगर मेहनत करने वाला काम नहीं है तो भी वो उस काम को परिवर्तित करके मेहनत वाला काम बना देता है। यानी कहने का मतलब है, अगर उसको इजी लाइफ का काम भी मिल जाए तो भी उसमें वो परिवर्तन लेके आ जाता है और उसको बहुत मेहनत के साथ करने लगता है। इसी वजह से जो मैकेनिकल जॉब्स होते हैं जिनमें कि मेहनत की आवश्यकता होती है, चाहे वो स्कूटर रिपेयर हो, चाहे ऑटोमोबाइल रिपेयर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का काम हो, बड़ी मशीनरीज का काम हो, इसमें भी शनि सफलता दिलाते हैं। ऐसा आदमी लेथ मशीन का काम कर सकता है, वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का काम कर सकता है, आयरन से रिलेटेड ट्रेड में वो आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसा आदमी जो है स्क्रैप का काम कर सकता है। यानी आप स्क्रैप का मतलब आप जानते ही हैं कि जो लोहे का स्क्रैप होता है, यानी कि जो जो मतलब स्क्रैप की हिंदी क्या है मैं भूल गया। स्क्रैप का मतलब होता है सर कबाड़ी का कबाड़ी का काम। हाँ, मतलब जो लोहे का कबाड़ है, जो लोहे का जो ऐसा, अब जैसे जो गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां 10 साल से ऊपर में स्क्रैप कर दी गई हैं। अभी 50 लाख गाड़ियां, 15 लाख गाड़ियां सॉरी स्क्रैप कर दी हैं एनसीआर रीजन में। 10 साल से ऊपर की जो डीजल गाड़ियां थी, 15 साल से ऊपर पेट्रोल की गाड़ी, ये जो स्क्रैप होती हैं इसमें दबा दिया जाता है, गाड़ियों को जो है तोड़ दिया जाता है। तो उसको खरीदना, उसको जो है उसका ऑक्शन होता है, तो उसको खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है स्क्रैप डीलर कहते हैं उसको। वो उस लोहे को दोबारा रिसाइकिल करके, फिर दोबारा रिसाइकिल करके फिर वो गर्डल्स और लोहे की जो है रॉड्स वगैरह बनाते हैं और उसमें थोड़ी मजबूती लेके आते हैं उसके प्रोसेसिंग के द्वारा, कार्बन प्रोसेसिंग के द्वारा, और ताकि वो फिर उसकी लाइफ उतनी ही 50 साल की बन जाए। तो ये जो शनि है कभी कभी लो क्लास वर्क भी कराता है, वर्कमैन बनाता है, वर्किंग क्लास का बनाता है, जो पावर टूल्स वगैरह जो सप्लाई करते हैं वो देता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कराता है। बहुत डिग्निफाइड अगर 10th हाउस में होता है तो ऐसा आदमी फाइनेंस से संबंधित होता है, रिसर्च से संबंधित होता है, पॉलिटिक्स से संबंधित होता है, ऑयल के बिजनेस से संबंधित होता है। जैसे कि मुकेश अंबानी जी की हॉरोस्कोप में शनि दसमांशा के दसम भाव में बैठे हैं, तो वो ऑयल बिजनेस से उन्होंने काफी कमाया है। एंटीक ऐसा आदमी जो है खरीदता है, यानी कि जो पुरानी चीजें होती हैं एंटीक्स वगैरह वो खरीदता है। ऐसा आदमी हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी इन डिपार्टमेंट्स में बहुत ऊंचे पदों पे चला जाता है। ऐसे आदमी अगर इसका शनि अच्छा होता है तो ऐसे आदमी को फॉरेन फंडिंग मिलती है, उसके पास काफी पैसा आता है। ऐसा आदमी फार्मेसीज का काम कर सकता है। और चूंकि शनि जो है क्रॉनिक डिजीजेस के प्लैनेट माने जाते हैं, तो ऐसा आदमी क्रॉनिक डिजीजेस से संबंधित फार्मास्यूटिकल फर्म्स में काम कर सकता है। इसी प्रकार से वो उस तरह का क्रॉनिक डिजीजेस का डॉक्टर भी बन सकता है या उसका रिसर्चर बन सकता है। इसी प्रकार से आर्किटेक्चर जो होता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन्स वगैरह वो कर सकता है, और जो टर्मिनल इलनेसेस वाली मेडिसिन है उनमें वो डील कर सकते हैं। अब शनि के बाद में हमारे दो प्लैनेट बसते हैं, एक है राहु और एक है केतु। तो राहु अगर दशमांशा के दसम भाव से संबंधित हो तो आप ये समझिए राहु थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइडर है, यानी ऊपर ले जाता है नीचे लेके आता है। तो राहु की प्लेसमेंट जो है दशमांशा के दसम भाव में होने से एक आदमी का प्रोफेशन कभी तो बहुत ऊपर जाता है, कभी एकदम से जुक हो जाता है, नीचे आ जाता है। राहु टूट का भी कारक है, तो एक आदमी की कंटिन्यूटी को वो ब्रेक कर सकता है। यानी एक आदमी कोई काम करे, उस समय तक काम करे, उसके बाद उसका मन उचट जाए और वो दूसरा काम करने लगे। तो राहु इस प्रकार की स्थितियां भी एक व्यक्ति के जीवन में लेकर आता है।
राहु जो है, एक अच्छी बात ये है कि अनऑर्थोडॉक्स थिंकर, आउट ऑफ बॉक्स थिंकर माने जाते हैं। पॉलिटिक्स के वो प्लैनेट है, तो वो पॉलिटिक्स में लेकर आ सकते हैं। इसी प्रकार से वो आदमी के जीवन में, करियर में इतना बदलाव लेके आ सकते हैं कि कई बार आप ये देखते हैं कि एक आदमी इंजीनियर, और इंजीनियर होने के बाद या आर्मी का लेफ्टिनेंट हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, वो आदमी जो है एस्ट्रोलॉजर बन जाए, या वो आदमी बिल्डर बन जाए। मतलब इतना बड़ा वो आमूल परिवर्तन उसके जीवन के अंदर राहु लाने में सक्षम होते हैं। एक आदमी जो है वो आर्मी के अंदर, जैसे जनरल वीके सिंह आर्मी के चीफ थे, कोई सोच नहीं सकता था कि वो बीजेपी के मेंबर हो जाएंगे और एमपी का इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर वो मिनिस्टर बन जाएंगे। तो उसका मतलब कितना बड़ा परिवर्तन आ गया कि एक आदमी की डिसिप्लिन लाइफ से, और आप जानते हैं पॉलिटिशियन की लाइफ जो है दलदल में खड़ी हुई लाइफ होती है। तो इस तरह की स्थितियों में किसी आदमी के अंदर में राहु परिवर्तन लेके आता है। हमारे सुशांत लोग के पास में एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट में देखता हूँ। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होने के बाद वो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरह के जो आमूल परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, वो राहु कराने में सक्षम होता है। इसके अलावा जो भी नए कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कोई भी हाउस होल्ड गुड्स की डिलीवरी है, जैसे ये एक तरह से फूड की डिलीवरी है, जोमेटो है, स्विगी है, इसी प्रकार से अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जो कि होम डिलीवरी कर रहे हैं। ये सब नोवल आइडियाज हैं, ये सब बहुत अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं। आज तक हमने, इतने सालों तक हमने देखा कि जो भी चीज हम खरीदने जाते थे तो हमें मार्केट प्लेस में जाना पड़ता था, और हमारे को अगर हमें फूड की जरूरत होती थी, टेक अवे फूड की भी, तो भी हम रेस्टोरेंट में जाते थे और टेक अवे फूड हम वहां से लेकर अपने परिवार के लिए आते थे। हमें कोई भी अगर ग्रोसरी का आइटम चाहिए होता था तो हम कभी ब्लिंकिट से नहीं मंगाते थे या ग्रोफर्ड से नहीं मंगाते थे। ग्रोफर्ड्स का अब मिल्क नाम बास्केट से भी ब्लिंकिट, आ जाता है। क्या कह रहे हो? ग्रोफर्ड्स सर का मिल्क नया नाम बास्केट, ब्लिंकिट है। क्या बोल रहे हो? मिल्क बास्केट से भी आ जाता है सर मॉर्निंग में। बिग बिग बास्केट है। मतलब मेरे कहने का मतलब, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये जो चीजें शुरू हुई हैं, जैसे बिग बास्केट है, ग्रोफर्स था, ब्लिंकिट नाम हो गया है, इसी प्रकार से अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इस तरह की जितनी भी कंपनीज होम डिलीवरी कर रही हैं। उसके अलावा जो है एक और फैसिलिटी देती हैं कि भाई आपको पसंद नहीं आता तो आप एक हफ्ते के अंदर, ग्रोसरी के ऊपर ये लागू नहीं होता, लेकिन ग्रोसरी में भी आप जो है 1 घंटे 2 घंटे के अंदर या इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करके आप ग्रोसरी को भी आप चेंज कर सकते हैं अगर खराब आता है। लेकिन अगर आप कपड़े हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनको आप फ्लिपकार्ट से लेकर, अमेजोन से लेकर 1 हफ्ते के अंदर आप रिटर्न सेल में डाल सकते हैं। तो ये सब जो नोबल आइडियाज आए हैं, जिन्होंने कॉन्फिडेंस जनरेट किया है लोगों को कि हम जो है एक सिर्फ ऐप के द्वारा हम चीजों को मंगा सकते हैं, पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑन डिलीवरी हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें राहु की है। राहु ने ही इसी प्रकार की चीजें क्रिएट की हैं। और सबसे ज्यादा राहु लाभान्वित कब हुआ है? जब राहु सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ है हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। पेंडेमिक जो होता है वो राहु का क्षेत्र होता है। अगर पेंडेमिक नहीं होता तो ये इतने ज्यादा सफल नहीं होते। आज भी हम जो है अपनी ग्रोसरी शॉप से सामान लेकर आ रहे होते। लेकिन आप देखें कि पेंडेमिक से आज करीब करीब, पेंडेमिक आने के 3 या 4 साल पहले ही ये सारी चीजें एकदम से उदित हुई हैं। और पेंडेमिक के टाइम पे, एपिडेमिक के टाइम पे सबसे ज्यादा इन चीजों ने बढ़ोतरी में, अपने मार्केट के शेयर में की है। तो ये राहु से ही होता है। राहु डिप्लोमेसी का भी प्लैनेट है, और शैडोई प्लैनेट होने की वजह से ऐसा आदमी रॉ में हो सकता है, आईबी में हो सकता है, ऐसा आदमी पॉलिटिशियन हो सकता है, सिनेमा लाइन में वो आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। सिनेमा चूंकि एक इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे जीवन में, और ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे सेट्स वगैरह बिल्कुल ऐसे हैं जैसे असली हैं, लेकिन इल्यूजन होता है माया की तरह से, इंटरनेट की तरह से। आजकल आपको मालूम है कि जो सिनेमा है वो डाउनलोड होता है सेटेलाइट पे, सेटेलाइट से कनेक्ट होता है थिएटर्स पे, और थिएटर से वो प्रोजेक्ट, अब वो प्रोजेक्टर और रील वाला सिस्टम खत्म हो गया है। आप लोगों को मालूम है कि सेटेलाइट के थ्रू वो होता है, तो सब राहु घर आता है। तो इसी प्रकार से एक्चुअल और करेक्ट इवेंट को हम नहीं देखते हैं राहु के उसमें, हम वो देखते हैं जो कि हमें दिखाया जाता है, जो हमको दिखाई पड़ता है। तो यूट्यूब का अगर कोई ब्लॉगर है और यूट्यूब के थ्रू अर्न कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का के भी दशमांसा के दसम भाव में राहु का एक इम्पैक्ट है। शैडो या प्रोजेक्शन को हम देखते हैं यूट्यूब में भी,
डिजिटल मीडिया जो होता है, जूम वगैरह है, ये सब राहु के डिक्टेटेड एरियाज हैं। राहु जो है विदेश का भी कारक है। ऐसा आदमी विदेश से हेल्प लेकर या फॉरेन के इन्वेस्टमेंट के द्वारा ऐसा आदमी बहुत अच्छा कमा सकता है। राहु जो है 10th हाउस में बैठ जाने की वजह से लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाता है। राहु जो है वो, जहाँ केतु को हम योगी कहते हैं, राहु को भोगी कहा जाता है। तो राहु के दसम भाव में होने से एक व्यक्ति जो है, चाहे साम दाम दंड भेद, हर तरह के क्षेत्रों को यूज कर कर, हर तरह के टूल्स को यूज कर कर ऐसा आदमी अपने भोग को बढ़ाता है, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसी प्रकार से जो एडल्टर होते हैं, जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जैसे अभी पतंजलि का पता चला है कि गाय का घी नकली था। तो अब ये पतंजलि के सारे स्टोर्स का उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो गाय का घी था वो सब कॉन्फिस्केट कर लिया, वो सब उतार दिया। उसका कारण यही निकला कि पतंजलि के जो है जितने भी सैंपल्स थे गाय के घी के, वो सारे फेल हो गए। तो इसका ये एक कारण एक ऐसा है जिसको कि दबा दिया गया न्यूज को। लेकिन हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि राहु जो है मल्टीप्लिकेशन वाला प्लेनेट है। वो मल्टीप्लाई करता है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को। इसमें हो सकता है कि बाबा रामदेव की गलती ना हो, इसमें हो सकता है क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ था। गाय का घी का प्रोडक्शन जो है हिसार में आउटसोर्स किया हुआ था, उत्तराखंड की बहुत सी जगहों पे आउटसोर्स किया था। दूसरे बिजनेसमैन वगैरह बना रहे थे क्योंकि ये गाय का घी उनका सबसे ज्यादा बिकता था। तो वो हो सकता है वो एडल्ट्रेशन उनकी तरफ से हो सकता है, बाबा रामदेव का पतंजलि का इसमें डायरेक्ट कोई हाथ ना हो, लेकिन राहु का बट सर इन्वॉल्वमेंट। उनकी क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट तो उनका ही होना चाहिए ना, पतंजलि का ये तो एक तरह से हाँ, लैकिंग है। हाँ। तो बहरहाल कहने का मतलब है वो उनको लोग जो है ना, जो चेकिंग डिपार्टमेंट उनका होता है ना, चेकिंग किसकी करते हैं? जो उनको सैंपल भेजे जाते हैं, क्योंकि हिसार आके चेक नहीं करते। वो उनको जो सैंपल प्रोवाइड होते हैं, तो सैंपल बनाते समय जो बिजनेसमैन है वो हो सकता है कि ऐसे सैंपल दे जहाँ की प्योरिटी है और जो मास प्रोडक्शन हो रहा है वो एडल्ट्रेटेड हो। लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट ने छापे मारे, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हर जगह छापे मार के कॉन्फिस्केट किया। जब आप दुकानों में जाकर रिटेल्स में जाके छापे मार के कोई प्रोडक्ट को उठाते हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट तो रैंडमली उठेगा। तो वो फिर जो है लैब में जाके वो पता चला कि इसमें तो इसके अंदर केमिकल्स यूज हुए हैं, इसमें तो गाय का घी तो बहुत कम है, 60% है, 40% तो केमिकल्स है। तो बहरहाल कहने का मतलब है अनऑर्थोडॉक्स जो चीजें होती हैं, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती हैं, उन चीजों को राहु एडल्ट्रेशन को इन सबको दिखाता है। इसी प्रकार से राहु के और केतु में ये फर्क होता है कि केतु ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स का है। अगर कोई आदमी केतु के दसम भाव से संबंधित होते हुए रेस्टोरेंट शुरू करेगा, तो वो दाल चपाती, दाल, इस तरह की चीजें जो कि ट्रेडिशनल फूड की है। लेकिन राहु अगर उसको रेस्टोरेंट बिजनेस में लेके आएगा, तो ऐसा आदमी अनऑर्थोडॉक्स फूड पे ज्यादा बिलीव करेगा। यानी कि थाई रखेगा, मंगोलियन फूड रखेगा, कॉन्टिनेंटल रखेगा, मैक्सिकन रखेगा। यानी राहु जो है वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है। राहु अनऑर्थोडॉक्स है। राहु जो है उन चीजों को चेंज कर देगा, यानी उन चीजों को जो है कॉन्टिनेंटल लेवल्स पे लेके जाएगा। अब हमारा लास्ट आता है केतु। अगर किसी व्यक्ति का अगर दसमांशक के दसम भाव से संबंधित होता है, तो केतु जो है रिसर्च का प्लैनेट है। ऐसे आदमी को रिसर्च के क्षेत्र में, आध्यात्मिक रिसर्च के क्षेत्र में बहुत उठाता है। साथ ही वो लेप्रोस्कोपिक जो ऑपरेशन होते हैं, ऐसा आदमी लेप्रोस्कोपी से संबंधित डॉक्टर बन सकता है, जिसे हम पिनहोल सर्जरी कहते हैं, उससे संबंधित। इसी प्रकार से स्टंट लगाने वाला जो डॉक्टर है, वो भी लेप्रोस्कोपिक तरीके से स्टंट लगा रहा है, तो वो डॉक्टर भी केतु के दसमांजा के दसम भाव को प्रभावित करने वाला डॉक्टर होना चाहिए। इसी प्रकार से जो केतु है वो चूंकि ट्रेडिशनल फूड, मैंने आपको बोला, अगर वो शुरू करेगा ट्रेडिशनल फूड, तो वो चाट पकौड़ी ये सब है, या समोसे हैं, या छोले भटूरे हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो वो अच्छे प्लेसमेंट और इसमें चंद्रमा के साथ प्लेसमेंट या शुक्र के साथ प्लेसमेंट होने पर इस तरह के ट्रेडिशनल फूड्स वगैरह में आदमी को लेके जाता है, राइस दाल वगैरह इस तरह की चीजों में। लेकिन केतु की जो प्लेसमेंट है दशमांता के दसम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे मैंने आपको बताया, राहु भी डिटैचमेंट, राहु भी अटैचमेंट तो देता है, एडल्ट्रेशन भी देता है। राहु जो है एक आदमी को मूड स्विंग भी देता है। राहु एक आदमी को जो है रोलर कोस्टर राइड देता है, ऊपर ले जाके नीचे गिराना। और राहु जैसे मैंने बताया कि वो आदमी को
पूरी तरह से अपने काम से विमुख कर सकता है। एक व्यक्ति एक काम को लंबे समय तक करने के बाद में वो पूरी तरह से वो जो है उस काम से पूरी तरह से वो डिससेटिस्फाइड होकर उस काम से हट सकता है। यानी कहने का मतलब है, जबकि केतु के साथ में क्या है, केतु डिटैचमेंट का प्लेनेट है। दशमांसा के 10वें भाव से अगर केतु का संबंध अगर बनेगा तो ऐसे में व्यक्ति के साथ में क्या चेंज आएगा कि ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति डिटैच हो सकता है। यानी उस वो काम तो करेगा लेकिन वो डंडे के जोर पर या लोगों के प्रेशर पे या अपने परिवार को पालने पे इस तरह का काम तो करेगा, लेकिन वो बहुत उसमें इन्वॉल्व होके काम को नहीं करता है। ये इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि केतु का बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना जाता दशमांश के 10वें भाव से, क्योंकि लेकिन केतु किस मामले में अच्छा माना जाता है? केतु प्रिसीजन के बॉक्स में आदमी को लेके जाता है, जैसे कि घड़ी का रिपेयरर है, जैसे लैपटॉप का रिपेयरर है, जैसे इस तरह की जहाँ प्रिसीजन की जरूरत है। जैसे ऐसे आप हैंडीक्राफ्ट वाले आप देखते हैं जो चावल पे ताजमहल बना देते हैं, जो कि जो है जो आप इस तरह के आप देखते हैं जो ऐसे सरस मेले वगैरह होते हैं जहाँ पे कि ट्रेडिशनल जो राजस्थानी मध्य प्रदेश के इस तरह के लोग कारीगर आते हैं और उन्होंने जो है पता चला कठपुतली बनाई है या उन्होंने जो है लकड़ी के ऐसे ऐसे छोटे छोटे सामान बनाए हैं जो कि बनाना आपको बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन वो डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छे पीसेस होते हैं। जैसे जो बोनसाई बना रहा है इस तरह की चीजें, तो केतु इस तरह के प्रिसीजन के काम देता है जिसके अंदर बहुत बारीकियां होती हैं। केतु की जो प्लेसमेंट है वो आदमी को इतना डिटैच कर देती है कि वो जब भी काम करेगा तो उसका अटैचमेंट नहीं होगा लेकिन काम से या धन से, ऐसी स्थितियां होगी। यानी ऐसा आदमी जो है जिस समय उसका मूड आएगा तब वो काम करता है, जब मूड नहीं आता वो काम नहीं करता। यानी 2 दिन वो सो सकता है और 3 दिन वो काम कर सकता है, इस तरह की स्थितियां होगी। और कामों को वो फ्रीक्वेंटली चेंज भी कर सकता है। इतना डिटैचमेंट उसका हो सकता है कि वो काम को करता हुआ उस काम में संलग्न हर समय ना रहे, वो उसको चेंज करना है कि सोचे और चेंज करता रहे। ये है केतु के जो सिग्निफिकेशंस हैं, वो रिसर्च के हैं, योगा इंस्ट्रक्टर के हैं, अध्यात्म के हैं, पूजा के हैं, साइंटिस्ट के काम हैं, उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजर का काम है, टैटू मेकर का काम है, एक्यूपंक्चर का काम है, जैसे डॉक्टर्स जो एक्यूपंक्चर करते हैं जिसमें नीडल सर्जरी, नीडल डाली जाती है, चाइनीज थेरेपी ऑफ मेटाबॉलिक बैलेंसिंग है। इसी प्रकार से केतु वाले लोग एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये आज आपका केतु भी मैंने आपको समझा दिया, सारे के सारे 9 के 9 ग्रह आपको समझा दिए। अब आप अनम्यूट करके जो पूछना है पूछ लीजिए। पूछना आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके सामने शेयर करूंगा हॉरोस्कोप। हाँ जी, वो हमारा जो प्रदीप साहब, वो जो हमारा प्रोग्राम था ना वहां जाने का, गंगा वाला, वो प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया है। उसका एक कारण है कि जहाँ जहाँ पे हम बुकिंग कराना चाह रहे थे नकलक धाम में, वहां पे 8 तारीख को चंद्र ग्रहण होने की वजह से एक कथा का आयोजन है, तो वो पहले से बुक हो चुका है। और जो जयराम धर्मशाला है वहां पे भी हमें रूम्स बहुत कम मिल पा रहे हैं। इसी के अलावा जहाँ पे हमने रुद्राभिषेक को हवन करना था वो भी पहले से बुक हो चुका है। यानी इन सब में हम, चूंकि स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पांस बहुत स्लो आ रहा था, हमने अपनी तरफ से चेष्टा की थी कि ये टाइमली हो जाए। टाइमली हो जाएगा तो हम जो है बुकिंग्स करा लेंगे, लेकिन वो बुकिंग्स नहीं हो पाई। तो इसकी वजह से आज सुबह हम लोगों की सुनील जी के साथ मीटिंग हुई, उनके वो लगे हुए थे लोग उसमें वहाँ बुकिंग्स वगैरह कराने में, तो वहाँ फेलियर होने की वजह से और उन तारीखों पे बुकिंग ना मिल पाने की वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल। आगे हम कोई अच्छा प्रोग्राम होगा तो हम आपको बताएंगे। विशाल जी भी जाना चाह रहे थे, विशाल अभी एग्जिट कर गए हैं। तो जब वो वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि सर प्रोग्राम। मैंने सुबह निकाला था कि बुकिंग होगी, प्रोग्राम होगा कि होगा कि नहीं होगा। मेरे से आ गया था नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपका काफी एक्यूरेट रहता है। वो हाथ नॉर्मली उठा के चली गई कहीं। हाथ उठा के वो चली गई खाना खाने।
चलो गुरुजी, वो चली गई तो मैं पूछ लेता हूँ इतनी देर में, इसका हाँ, वक्त आप का पूछ। फायदा उठा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी, अगर हम किसी का प्रोफेशन निकालें तो प्रोफेशन के लिए हमें D1 D10 और D9 ये तीनों के मतलब लगन और 10th हाउस देखने पड़ेंगे। हाँ जी, ऐसा है कि प्रोफेशन जो है सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है। पहले आपको ये देखना होता है, मैंने आप लोगों को जैसे मैं बताना चाहूंगा, नाइन्थ हाउस क्योंकि हमारा भाग्य का भाव होता है, तो नाइन्थ हाउस पे पढ़ने वाले जो इन्फ्लुएंस होते हैं उससे संबंधित आदमी का प्रोफेशन होता है। तो D1 में नाइन्थ हाउस पे को प्रभावित करने वाला, देखिए टेंथ हाउस क्या है, प्रोफेशनल एक्सेलेंस का है। टेंथ हाउस का मतलब होता है कि जो प्रोफेशन नाइन्थ हाउस दे रहा है, जिस ग्रह से प्रभावित हो रहा है, उसी क्षेत्र में आदमी, उस क्षेत्र विशेष में आदमी प्रोफेशन में जाता है। टेंथ हाउस ये बताता है कि प्रोफेशन में उसका लेवल और कद क्या होगा, कितना उसको पावर मिलेगी, कितना वो स्मार्ट वर्क करेगा, कितना उसकी एक्सपेंशन ग्रोथ होगी, कितनी एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज एंड लीडरशिप होगी, कितना वो जो है वो जीवन के अंदर वो अच्छा कर पाएगा। ये चीजें तो उसका बताता है। 10th हाउस। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस जो है कंसोलिडेटेड प्रोफेशन को बताता है। दशमांशा के दसम भाव में पड़ने वाला जो प्रभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रोफेशन में वो इस बात को दिखाता है कि जिस प्रोफेशन में आदमी जा रहा है, उस वो प्रोफेशन उसको सूट करेगा कि नहीं करेगा। उस प्रोफेशन में वो, अगर उससे संबंधित अगर वो प्रोफेशन में जा रहा है जो दशमांशा के दसम भाव में होता है। कई बार आप देखते हैं कि एक आदमी जो है 3 प्रोफेशन करता है, उसमें से 2 में वो शुरू में फेल हो जाता है, लेकिन तीसरे प्रोफेशन के अंदर वो आदमी बहुत अच्छा जीवन के अंदर कर लेता है। तो चूंकि आपको ये बात मालूम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेंथ हाउस से संबंधित जो ग्रह है, वो ग्रह जो है दशमांशा के टेंथ हाउस से संबंधित ग्रह का जो वो प्रोफेशन करेगा, तो वो एक्सेलेंस की तरफ चला जाएगा, जबकि पिछले 2 प्रोफेशन में फेल हुआ। हाँ अंजलि बोलो। सर मल्टीपल प्लैनेट्स का टेंडेंसी होने पर मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट देगा सर, हाँ, एक जो चीज। ऐसा होता है, मल्टीपल प्लैनेट्स जो होते हैं ना, उनके योग देखे जाते हैं। जैसे मल्टीपल प्लैनेट्स का अगर इफेक्ट होगा दशमांशा के दसम भाव में, तो प्रोफेशंस के ना रूप चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि शुक्र, बुध और राहु, ये तीनों मिलके आदमी को प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन फिल्म वर्ल्ड देते हैं। ये अगर इस जैसे सूर्य के साथ में अगर बुध बैठा होगा, तो चूंकि वो बुधादित्य योग बना देता है, तो ऐसा आदमी इंटेलेक्चुअल काम ज्यादा करेगा। यानी सूर्य, यानी वो कंसल्टिंग का काम ज्यादा अच्छा कर सकता है। वो जो है कंसल्टेंट कंसल्टेंट अच्छा बन सकता है। वो आदमी जो एक अच्छा टीचर प्रीचर बन सकता है। सूर्य बुध का जब भी संबंध होगा, तो आदमी मैनेजमेंट कंसल्टेंट वाला वर्क करेगा। मतलब इसी प्रकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम कर सकता है। नहीं नहीं, वो इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो एक छिपी हुई एजेंसी है, जिस समय दशमांशा का दसम भाव का स्वामी वो देखेगा अष्टम में ना होता है, राहु, राहु। उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट होगा, दूसरा या केतु का इन्वॉल्वमेंट होगा। दशमांशा का दसम का जो लॉर्ड है वो अष्टम भाव में बैठा होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो छिपा हुआ भाव है। तो वो छिपे हुए काम मैंने पिछले बार भी बताया था। दशमांशा का दसम लॉर्ड अगर अष्टम में बैठता है, तो आदमी को CBI IP रॉ इस तरह के जो चित्र होते हैं उनमें लेके जाता सर। सर मून से भी देखते हैं ना है। सर, नेहा, सिनेमा का। एक वन एट ए टाइम, एक बार नेहा एक रुक जाओ पहले। नीच है कि राशि के साथ में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठ जाए तो उसका इफेक्ट सर नीच का नहीं है। अंजलि, मेरे को समझ में नहीं आ रही है बात, क्योंकि तुम पहले तो अपना वो इंटरनेट ठीक करो। तुम राउटर जहाँ पे है वहां पे जाके वहां से बोलो। तुम्हारा जो है इंटरनेट का राउटर है जहाँ, वहां लेके जाओ, या उस रूम में जाओ जिस रूम के अंदर ये सही है। सर राइटिंग में आप मंगवा लीजिए ना, इसे जो व्हाट्सएप पर लिख दे या इस पे लिख दे चैट पे। नेहा आप बोलो। सर फिल्म वर्ल्ड का तो मून से भी देखता है, मैंने सुना है। तुमने जो सुना है और मैंने जो कहा है उसमें फर्क है। तुमने अगर जो सुना है उसी को मानना है, तो तुम उसको भी मान सर सकती हो, मानना मैं नहीं है तुम्हें सर, मना पूछ रही हूँ मैं, कंफर्म नहीं। कर रही हूँ आपसे, मून से भी हो सकता है क्या? अगर होता होता तो मैं पहले बोल देता। अब कल को बोल दो मंगल से भी हो सकता है क्या, तो अगर होता होता मैं बोल चुका होता। ठीक है। हम्म, मंगल जो है असली का है, मतलब अगर कोई आदमी ये कहे कि वो सब धन का
डीलर बन सकता है मंगल की वजह से, तो मैं कहूँगा हाँ बन सकता है, क्योंकि लॉजिकल बात है कि मंगल का जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन से संबंध है, तो वो आर्म्स डीलर बन सकता है। वो आदमी एक शार्प शूटर बन सकता है, वो आदमी एक शूटर बन सकता है, ओलंपियन शूटर बन सकता है। यानी कि गगन अरोड़ा और एक मिनट, अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग, ये लोग जो ओलंपिक्स में जो पिस्टल शूटर थे, जिन्होंने ओलंपियन गोल्ड मेडल लिया, इन लोगों का मंगल का जरूर संबंध होगा दसम भाव से दशमांसा के, क्योंकि ये जो शार्प शूटर्स वगैरह होते हैं, ओलंपियन शूटर्स होते हैं, वो मंगल की वजह से बनते हैं। हम लॉजिकली चलते हैं। चंद्रमा का जो क्षेत्र है ना, वो नेचुरल ब्यूटीज का है। अगर चंद्रमा से ये पूछो कि थाई मसाजर बन सकता है, क्या वो एरोमेटिक मसाजर बन सकता है, तो मैं कहूंगा यस, क्योंकि जो चीजें व्यक्ति के शरीर को, चंद्रमा क्या है, निर्मलता का कारक है। मैस्योर बन सकता है, मैं कहूंगा चंद्रमा से बन सकता है, क्योंकि मसाज कराने से, चाहे वो पंचकर्मा की मसाज हो, चाहे वो चाहे वो तेलुगु और केरलाई मसाज भी अगर कराए व्यक्ति, तो उसको क्या है, सुख और शांति का अनुभव होता है। उसके शरीर के अंदर, उसके शरीर में एक शांति दौड़ती है। यानी वो उसके बाद वो स्नान करेगा तो वो बड़ा शांत फील करेगा। तो चंद्रमा चूंकि निर्मलता का कारक है और शांति का कारक है, ऐसा आदमी मैच्योर हो सकता है। मंगल भी मैच्योर बना सकता है, क्योंकि मंगल का जो है, मंगल चूंकि जो पहलवानी मसाज होती है, वो मंगल उस तरह की मसाज का कारक हो सकता है। जो ये लोग, जो पहलवान लोग जो मसाज कराते हैं, जिसके अंदर वो घूसे उसे भी मारते हैं और बड़ा जोर जोर से मसाज करते हैं। अंजलि पूछ रही है कि मंगल, चंद्र और शुक्र का दसम भाव से अगर संबंध हो, तो देखो, लॉजिकली सोचने की जरूरत है। चंद्रमा यहाँ पे है, मंगल है और शुक्र है। चंद्रमा और शुक्र के साथ में जितनी भी चीजें ब्यूटी रिलेटेड होती है, कॉस्मेटोलॉजी वाली जो चीजें होती हैं, वो चंद्रमा और शुक्र देता है। मंगल जो है, अगर मंगल अगर कुछ देगा, तो मंगल जो है, जो पिल्स होते हैं स्किन में, स्किन हेड्स होते हैं, स्किन में जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, उनके रिमूवल, या जो हमारे, जो हम ब्यूटामोल के जो इंजेक्शन लोग लगाते हैं अपने झुर्रियों को छुपाने के लिए, जो फिल्म वाले, उसमें लेके जा सकता है, हॉस्पिटोलॉजी में लेके जा सकता है, डर्मेटोलॉजी में लेके जा सकता है, चंद्रमा मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार चंद्रमा मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जो है ऑटोमोबाइल के कारक हैं, और मंगल जो है वो रिपेयर के कारक हैं या हेवी मशीनरीज के कारक हैं। तो ऐसा आदमी जो है एक ऑटोमोबाइल का सर्विस सेंटर चला सकता है, ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकान चला सकता है, या ऑटोमोबाइल के में एक्सेसरीज वगैरह की दुकान चला सकता है। इसी प्रकार से उसमें भी वो क्या रखेगा, लेदर के, वो रखेगा लेदर वाली चीजें रखेगा, क्योंकि इसकी वो बनते हैं सीट कवर्स एंड दूसरी चीजें। प्रोफेशन तो बहुत से बन सकते हैं इसमें, चंद्रमा और शुक्र और मंगल के। चंद्रमा मंगल जो है, जो ऐसा प्रोफेशन करा सकता है कि आदमी इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है। यानी चंद्रमा और शुक्र जो है चौथे भाव के कारक माने जाते हैं, और वहीं पे डायरेक्शनल स्टैंस लेते हैं। चौथा भाव हमारी भूमि का भी भाव है, हमारा मकान का भाव है, और मंगल आर्किटेक्चरल प्लैनेट है, तो मंगल उसमें चेंजेस का प्लैनेट है। तो वो मंगल के उसके साथ में जुड़ जाने से एक आदमी वास्तु कंसल्टेंट भी हो सकता है, तो इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकता है। लॉजिकली सोचना है, सब बस ये है, लॉजिकली सोचना है। बस। बोलो। सर ये रेसलिंग वगैरह जो करते हो ये लोग, क्या सैटर्न और मंगल बहुत स्ट्रांग होगा 10th हाउस में? क्योंकि सैटर्न मेहनत का है और मंगल तो वैसे भी एथलेटिक है और हैवी चीजें उठाते हैं ये लोग। हाँ और ये क्या कहते हैं, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह। हाँ, इसमें लेकिन एक सूर्य का जुड़ना भी जरूरी है, तभी वो आदमी, अगर शनि और मंगल के साथ में अगर सूर्य भी जुड़ जाएगा दसम भाव में, तो दसम भाव में दिग्बली हो जाएंगे सूर्य और मंगल, तो ऐसा आदमी रेसलिंग के क्षेत्र में जो है उसको, उन स्पर्धाओं में ऐसा आदमी स्ट्रांग बने। यानी कहने का मतलब है, ऐसा आदमी इस तरह का काम में करने में यश मान कीर्ति का अनुभव करेगा। हमें ये भी देखना होता है कि अगर सूर्य अगर इन्वॉल्व होता है, तो वो आदमी को यश मान कीर्ति देता है कामों में। ये मतलब मेडल्स लेके आएगा, मतलब कंट्री के लिए, मतलब वो। हाँ, मेडल्स वगैरह लेके आए। और दूसरा जो है, दशमांश के दसम भाव के स्वामी का
थर्ड हाउस से सिक्स हाउस से संबंध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्स हाउस जो कॉम्पिटिटर्स राइवल्स का है, और सिक्स हाउस ही हमारे, और थर्ड हाउस हमारे मशक्कत मेहनत का है, और एक्सरसाइज का है, जिमिंग का है, स्पोर्ट्स का है। इन ग्रहों के, मैंने देखा जो लोग भी जो है ना बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग खेला करते हैं, नेम एंड फेम उनको मिलती है, ज्यादा प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट उनके जीवन में दशमांश के दसम भाव में होता है, तो इसीलिए वो लोगों को यश मान कीर्ति और सम्मान मिलता है। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना हो? सर आप एक उससे बता रहे थे ना हाँ, कुंडली? मैं हॉरोस्कोप जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी कल जो आपने बताया था वो ठीक तरह से हुआ नहीं मेरा। आज जो आपको दशाओं का, उसके आज आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। नहीं दशाओं को जो आगे पीछे करने के लिए जो मैंने पूछा था सवाल वो फिर बिल्कुल लास्ट में बता दूंगा आपको एक बार और। तो एक्चुअली आपको ना उसको उसको आपको जो है, जब तक ये प्रैक्टिकली आप दो चार बार उस पर आप वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। एक्चुअली ये उसका एक तरीका है कि वो यहाँ पे ना प्लस माइनस लिखा हुआ है। यहाँ जैसे विंध्योत्री दशा है, इसमें तो एरो बने हुए हैं, उसमें हम्म। पाराशा नाइट 9 में एरो नहीं बने हैं, वो माइनस प्लस प्लस। माइनस है। हाँ, तो आप अगर प्लस को दबाएंगे तो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नहीं संपूर्ण वो दशा। वो और गुरुजी एरो वो तो दबा यहाँ, के जैसे देंगे ही यहाँ है। पे एरो बना हुआ है, ये आप देखिए हाँ एक एरो अप ऊपर डाउन एरो है। एरो है, तो ये आप इस एरो को जैसे जैसे आप इस एरो को दबाते जाते हैं, वैसे वैसे आपको बात की दशाएं आने लगती हैं। तो वो जगदीश जी मैं सिखा दूंगा आपको, मैं जूम पे, आप फिर छोड़ दीजिए। ये है, जैसे आपने ठीक है। मतलब फिर प्रदीप जी हम कल मिलें या दिवाली के बाद? मैं पूछ लूंगा, अगर कल टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आधा 15-20 मिनट लगेंगे, मैं समझा दूंगा सारा। ठीक है। एक वो हॉररी का भी वो रहता था, प्रश्न कुंडली सब जो सब थी सिखा, ना जो उसकी। जितने पॉइंट आप लिख लीजिए सब करा दूंगा कल। ठीक है ठीक है। आपको, एक आपने जगदीश नंद साहब, ऐसा है कि आपने कोशिश नहीं की होगी, जैसे यहाँ पे एरो अप एंड डाउन है, वैसे ही उसमें बड़े एरो बने हैं अप डाउन के। अगर आप अप वाले को करेंगे तो दशाएं जो हैं, पहले की दशाएं आती हैं, यानी स्टार्टिंग दशाएं आती हैं, और डाउन वाले को आप करते हैं तो फ्यूचर की दशाएं आती हैं। इसको आपको जो है गुरुजी एरो को चलाना। गुरुजी यदि आप यकीन करें तो मैंने पूरी तरह से इस पे ट्राई की, जिस तरह डिविजनल चार्ट्स अरे खुल जाते हैं ज- और चीजें खुल जाती हैं, और मतलब नक्षत्र खुल जाते हैं, इसकी कैलकुलेशन खुल जाती है, और ये दृष्ट कोण हो रहा आप मेरी लग्नम बात ये एक मिनट आप सुनिए, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ऐसा है ना, उस जब कभी ये इस तरह का अटक रहा हो, तो आपको ना पाराशा लाइट 9 को बंद करके, उसे यहाँ से क्लोज हम्म। करके, उसे दोबारा खोल के दोबारा आपको एक हॉरोस्कोप खोलनी होती है। जब आप हॉरोस्कोप नहीं खोलते हैं तो वो अनलॉक हो जाता है, अदरवाइज वो फ्रीज जो हो रहा है, कई बार जो है ये इसका जो ये होता है, स्क्रीन होता है, वो फ्रीज हो जाता है। तो आपको बंद करके, में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में ये होता है, जब भी कभी कोई चीज फ्रीज होती है, जैसे कहने का मतलब मेरे अगर लैपटॉप में कोई चीज फ्रीज होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसे शट डाउन करूंगा या रीस्टार्ट करूंगा, तो अपने आप वो अनफ्रीज हो जाता है। आप समझे आप बात को? ठीक है गुरुजी, लेकिन ये सारी चीजें चल रही है और दशाएं आगे पीछे नहीं हो रही। आप समझ मतलब नहीं अरे रहे? सारे जगदीश जी, सारा कल मैं करा दूंगा आपको, फिक्र मत करो आप, जगदीश जी, सब मैंने करा आपको दूंगा। बोला ना कि एक कंपोनेंट अगर फ्रीज हो रहा है तो वो हो सकता है, क्योंकि सारी चीजें फ्रीज नहीं होती, एक कंपोनेंट फ्रीज हो, उसको शट डाउन करके हम्म। फिर दोबारा खोल के ट्राई कीजिए। हाँ हो सकता है, मैंने सोचा नेट कमजोर है तो नेट कमजोर है तो नेट हमें से कोई खोलना। मतलब नहीं है, नेट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब अच्छा आप इधर बिना। देखिए, एक मिनट जगदीश नंद साहब, अब पूरा टाइम आपके ना पाराशा लाइट 9 पे निकल जाएगा, इसे ओके ओके कंसंट्रेट। सर, थैंक यू सर। अब आप एक बात देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनके जो दशमा, ये अमिताभ बच्चन की हॉरोस्कोप है, 11 अक्टूबर 1942, 3:03 एंड 20 सेकेंड्स, इलाहाबाद की बर्थ है। इसमें अगर आप देखें तो इनका जो 9th हाउस है, मैंने आपको बताया था कि दशमांसा के 9th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह होता है, या उसका जो स्वामी होता है, डिस्पोजिटर होता है, या उस पे प्रभाव डालने वाला प्लेनेट होता है, वो आदमी के प्रोफेशन की तरफ को इंडिकेट करता है। तो आप एक बात देखिए, यहाँ पे शुक्र की राशि है,
चंद्र बैठे हुए हैं, तो आप एक बात देखिए कि इस भाव पे प्रभाव जो है एक तो शुक्र डाल रहा है। शुक्र इनका अष्टम भाव में बैठ के उसका नीच भंग हो रहा है। नीच भंग कैसे हो रहा है कि शुक्र जो है बुध के साथ है, जो कि वर्गों के अंदर है, उच्च के प्लेनेट के साथ नीच का प्लेनेट है। और वैसे भी कहा जाता है अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह नीच का हो, छठे आठवें बारहवें में, तो उसका स्वतः नीच भंग हो जाता है। अष्टम भाव के ऊपर ये बात पूरी तरह से लागू होती है। अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह अगर नीच का होता है तो उसका नीच भंग स्वतः हो जाता है। तो ये शुक्र का नीच भंग हो रहा है बुध से, तो शुक्र और बुध का एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे ये शुक्र की राशि है, इसलिए फिल्म वर्ल्ड में लेके आया है। अब आपको इधर जाने की जरूरत है। यहाँ पे जो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो है बुध है, बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य मैंने आपको बताया जब भी इन्वॉल्व होता है नवमांशा के अंदर, और शुक्र भी यहाँ पे स्वराशित होकर अष्टमगत है, लेकिन वो लगन का, नवमांश के लगन का पति है। नवमांशा के लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नवमांश पति होके शुक्र स्वग्रही हो गया है। तो जैसे जब आप इनके डिविजनल चार्ट्स को देखेंगे, शुक्र दशमांशा में नवम भाव पे स्वग्रही होके बैठा है, यानी अपना ही ओन हाउस का बैठा है। राहु जो है 10th हाउस में बैठा है, ये फिल्म वर्ल्ड का प्लेनेट है। और मरकरी का संबंध यहाँ 9th हाउस से बना है, क्योंकि मरकरी जो है वो अपने से तीसरे चला गया है, यानी कि मरकरी की राशि मरकरी से एकादश है, लाभ की है। अब आपको ये देखना है कि जब आप इनके डिविजनल चार्ट्स खोलते हैं, तो मैंने आप लोगों को जिस तरह से कल की क्लास में बताया था डिविजनल चार्ट्स में, अगर कोई ग्रह, मैंने आप लोगों को ये बताया था डिविजनल और 10 वर्गा में अगर कोई ग्रह जो है 2 बार अगर रिपीट करेगा डिविजनल चार्ट में, तो उसे परिजात कहते हैं। 3 बार अगर वो स्वराशि में या उच्च की राशि में होता है तो उसे उत्तम बोलते हैं। 4 बार अगर वो रिपीट करता है उसे गुपुर बोलते हैं। 5 बार अगर डिविजनल चार्ट में रिपीट करता है तो उसे सिंहासन बोलते हैं। और 6 बार अगर वो रिपीट करता है तो उसे पर्वत बोलते हैं। 7 बार रिपीट करता है तो उसे देवलोकम बोलते हैं। 8 बार रिपीट करता है उसे ब्रह्मलोक बोलते हैं। और अगर 9 बार रिपीट करता है उसे ऐरावत बोलते हैं। और अगर 10 बार रिपीट करता है उसे श्रीधाम बोलते हैं। तो अब हमें ये देखना है इनका जो शुक्र है, और शर्त क्या होती है कि ऐसा शुक्र जो है स्वराशिस्त हो, अपनी ही राशि का हो या अपनी उच्च की राशि का हो। तो यहाँ आप देखिए, अब आपको डिविजनल चार्ट्स में आपको देखने की आवश्यकता है। आप इनके डिविजनल चार्ट्स में आप देखिए, मैं आपको सामने डिविजनल चार्ट्स खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए इनका जो 10 वर्गा होता है, उसमें 10 वर्गा में यहाँ पे राशि चार्ट में तो शुक्र नीच का है, लेकिन हमें डिविजनल चार्ट में देखना है होरा के अंदर। होरा में नहीं है, वो सिंह राशि का है, तो होरा आप छोड़ दीजिए। फिर हमें दृष्टिकांड में देखना है, दृष्टिकांड में वो शनि की राशि का है, तो यहाँ छूट गया। अब चतुर्थांश डेस्टिनी के चार्ट में उच्च का है। इसके बाद आप देखिए सप्तांशाम के अंदर शुक्र नहीं है, लेकिन यहाँ नवमांशा में शुक्र स्वराशस्त है, तो ये 2 चार्ट हो गए। और इसके बाद आप देखिए दशमांशा के अंदर शुक्र स्वराशस्त हैं, यानी कि तुला राशि के हैं, तो ये 3 चार्ट्स में हो गया। शुक्र द्वादशांशा में मैंने आपको बताया था उच्च के हैं, तो द्वादशांशा में इसका मतलब 4 जगह पे वो स्वराशस्त हो गए, मतलब उच्च के हो गए या स्वराशस्त हो गए। अब आप आइए दूसरे उसमें, षोडशांशा उसमें जुड़ा हुआ है 10 वर्गा में, तो षोडशांशा में नहीं है, वो सूर्य की राशि के हैं। विमशांसा को लिया नहीं जाता है, चतुर्विमशांसा को लिया नहीं जाता, सप्तविमशांसा को नहीं लिया जाता है, लेकिन त्रिमशांसा को लिया जाता है। तो त्रिमशांसा में आप देखिए वो उच्च के हैं, तो उसका मतलब वो 6 जगह पे उच्च के हो गए या स्वराजस्थ हो गए। इसके 6 हुए कि 5 हुए? शायद 5 हुए गुरुजी। 5 हुए। अब इसके बाद जो है षष्टियांशा में देखा जाता है। षष्टियांशा के अक्षक वेदांशा को नहीं देखा जाता, इसी प्रकार से काव्यडंशा को नहीं देखा जाता, लेकिन त्रिमशांता और षष्टियांशा को देखा जाता है। षष्टियांशा में देखिए नवम भाव में हाँ उच्च उच्च के के हैं। हैं। तो ये 6 जगह पर ये स्वराशित या उच्च के हैं। तो अगर वो डिविजनल चार्ट्स के अंदर 6 बार अगर रिपीट कर रहा है तो वो पर्वत हो गया। इनका जो शुक्र है पर्वत कैटेगरी का है। तो पर्वत का मतलब मैंने आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिया था
कि इवन आपको बताया था कि अगर ऐसा सिंहासन होता है, अगर सिंहासन का मतलब है कि वो 5 जगह पे, अगर वो 4 जगह पे होता है तो गोपुर होता है। रिपीट अगर वो 5 बार होता है तो सिंहासन होता है। इनका 6 बार रिपीट हो रहा है, यानी पर्वत हो गया। तो सिंहासन के केस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रह अगर सिंहासन के उसमें होता है तो व्यक्ति को मिनिस्टर या किंग का एडवाइजर बनाता है। पर्वत हो रहा तो उससे भी बड़ी कैटेगरी होगी। तो जिस क्षेत्र में ये है, शुक्र का जो क्षेत्र है वो मूवीज का है, ऐसे स्टारडम में उनको लेके आया और इंटरनेशनल आइकॉनिक लीडर बनाया। अब समझे आप? तो पर्वत की श्रेणी में शुक्र के आ जाने की वजह से ये आइकॉनिक लीडर बने इसमें। अब आप इनके दशमांसा पे निगाह रखिए। दशमांसा में आप देखेंगे कि इनका जो दशमांसा का जो लगन है, जो दशमांसा का जो लगन है उस पे आप दृष्टि डालिए तो आप देखेंगे कि दशमांसा का जो लगन है, उस लगन में आप देखिए उसका लगन का जो स्वामी है वो छठे भाव में आया है। छठा भाव जो है चंद्रमा की राशि में आया है। ये बहुत कंपटीशन राइवल्स का भाव होता है, तो बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड में उनको लेके आया है। गुरु के द्वारा ये दृष्ट है, गुरु इनका स्वग्रही है दूसरे भाव का। और आप देखिए सबसे, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दशमांशा के दसम भाव का स्वामी अगर एकादश में चला जाता है तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को दिखाता है। दशमांशा के दसम भाव पे राहु का प्रभाव पड़ रहा है और दशमांशा के दशमेश मंगल पे बुध का प्रभाव पड़ा है। नवम भाव पे शुक्र का प्रभाव पड़ा है। तो अगर आप इनको देखें तो और तो गुरु की जो दृष्टि है 7, 8, 9, गुरु की दृष्टि भी दशमांशा के दसम भाव पर है। तो इसका मतलब ये कुंडली काफी पावरफुल हो गई। और अब आप ये कहेंगे कि सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे लेकिन द्वादश भाव में है। लेकिन एक बात आप देखिए कि वो सूर्य और चंद्रमा दोनों की दृष्टि इनके दशमांशा के लगन के स्वामी पर है। लगन के स्वामी को देखने की वजह से इनको यश मान कीर्ति की स्थितियों में लेकर आया है ये। वर्गोत्तम लगन भी तो है गुरुजी ये। और ये वर्गोत्तम दशमांशा है, सॉरी। दशमांशा इनका वर्गोत्तम है। और इनका नवम भाव जो है वो नवमांशा में राइज हो रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। नवमांशा का मतलब चूंकि आप देख ही रहे हैं कि, और इसमें आप देखिए जो शनि है, शनि के ऊपर डिस्पोजिटर उनके चंद्रमा और शनि का आपस में राशि परिवर्तन भी है। चंद्रमा जो है वो शनि की राशि में बैठे हैं, शनि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो इसकी आपस में युति बन जाती है शनि और चंद्रमा की। सूर्य भी उस पर दृष्टि रख रहा है, तो उसका मतलब है कि उनके लगन का चंद्रमा से, चंद्रमा जो एक नेचुरल एक्टिंग के कारक होते हैं, उनका अगर फिल्म से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, पैशनेट इन्वॉल्वमेंट है। दशमांशा के दसम भाव, दशमांशा के लगन का सूर्य और चंद्रमा से इन्वॉल्वमेंट होना एक पैशनेट एक्टर की तरफ को दिखाता है और यश मान कीर्ति की तरफ को दिखाता है। और आप एक बात देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो बड़े कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर वो आए हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप देखते हैं दशमांशा के दसम भाव का स्वामी होता है। दसम भाव का स्वामी जो है एकादश में बुध के साथ बैठे हैं। यानी आप देखिए फिल्म वर्ल्ड का ये प्लेनेट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का प्लेनेट है, रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड होकर ये मंगल की तरह से बिहेव करता है, इसीलिए एंग्री यंग मैन का इनको खिताब मिला था। तो ये इनकी ज्यादातर एक्शन ओरिएंटेड मूवीज आई थी जिनमें बहुत सफल हुए थे ये। और जो बुध गुरु होते हैं वो फोटोग्राफी के भी कारक होते हैं, इसीलिए इनका बड़ा फोटोजेनिक फेस है। गुरु की दृष्टि है दशमांशा के दसम भाव पे, और गुरु ही एक्सपेंशन के कारक भी होते हैं। राहु जो है वो इल्यूजन के कारक है और फिल्म वर्ल्ड के कारक है। उनका यहाँ बैठ जाना, साथ में रोलर कोस्टर राइडर की तरह भी होते हैं। और दूसरा राहु जो है एक आदमी को हमेशा फिंगर्स क्रॉस की स्थिति में रखते हैं। दशमांशा के दसम भाव में बैठ जाने की वजह से लार्जर देन लाइफ ये रोल भी देते हैं। तो आदमी को हमेशा हर मूवी में अपनी आपको प्रूव करना पड़ता है। तो आप अगर उनकी भी अगर आप जो क्रिकेट के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी कुंडली में भी आप राहु का इन्वॉल्वमेंट दशमांशा के दसम भाव से देखेंगे। उनको भी हर मैच में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वो जो है, अगर
4 से 5 मैचेस में अगर वो डक पे चले जाते हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग या सचिन तेंदुलकर, तो लोग उनको गालियां निकालने लगते हैं, लोग उनकी जो है छवि को खराब करने लगते हैं। ऐसा आपने देखा है पहले भी क्रिकेट में, आपने देखा कि लोगों के घरों पे पत्थरबाजी हो गई। जो प्लेयर्स थे, एक दो मैच, एक दो सीरीज खराब खेले तो लोगों का इमोशन उनके अगेंस्ट हो जाता है। तो राहुल ही इस तरह की चीजें देता है कि उनको हर मूवी में उनको प्रूव करना पड़ा कि वो ही इज द बेस्ट। और हर मूवी की सफलता से चीजें उनकी जो छवि है वो जुड़ी गई। इस कुंडली पे किसी ने कुछ बोलना हो तो बोले। हाँ जी, आप में से किसी ने अगर इस कुंडली पे कुछ बोलना है तो बोले। गुरुजी, इसके अंदर D9 के अंदर 2 ग्रह दिग्बली हैं। मंगल दिग्बली है, नीच का है, लेकिन नीच भंग हो रहा है, जुपिटर वहीं पे बैठे हैं। और राशिनाथ भी इसका डिस्पोजिटर जो है चंद्रमा, वो जो है वो भी दिग्बली है, और वो इसको देख रहा है। दोनों, मंगल भी उसको देख रहा है, अपने उच्चानाथ को। तो ये मतलब काफी पावरफुल मंगल कुंडली देख है। नहीं रहा, मंगल अपने उच्चनाथ को नहीं देख रहा है। मंगल अपने उच्चनाथ के साथ बैठा है। मतलब उसी मंगल जो है चंद्रमा के उच्चनाथ के साथ बैठा नहीं, है। देख मंगल का तो मंगल मंगल का तो 10th उच्चनाथ हाउस को। शनि है। नहीं, मंगल का जो मंगल उच्चनाथ 4th है हाउस। वो तो, एक मिनट जगदीश नंदन साहब, मंगल का जो उच्चनाथ है, मंगल किस राशि में उच्च का होता है? मकर में। मंगल का उच्चनाथ तो मकर शनि में। है। तो शनि अब को वो कहाँ शनि, देख रहा है मंगल? नहीं शनि को नहीं देख रहा, लेकिन इन्हें वो जो उच्च की राशि है मकर, उसको देख रहा है। कहाँ देख रहा है? उसने उसकी राशि को देखने से कोई फर्क नहीं। ये पहला वाली जो बात आपकी है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो है मंगल का जो डिस्पोजिटर है, वो डिस्पोजिटर, और हम्म गुरु का जो डिस्पोजिटर है वो चंद्रमा है। जिस चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, ये हम्म ये बहुत पावरफुल चीज हो गई। यानी डिस्पोजिटर जो है वो अपने टेनेंट्स को देख रहा है। तो एक ये बहुत डबल युति बन गई। एक तो म्यूचुअल एस्पेक्ट से युति हो गई, और दूसरा डिस्पोजिटर, हम्म मैंने आप लोगों को बताया, डिस्पोजिटर एस्पेक्टिंग दी टेनेंट। डिस्पोजिटर, जब भी डिस्पोजिटर अपने टेनेंट को देखता है, किराएदार को देखता है, तो वो भी एक युति का प्रकार होता है। तो यहाँ पे डबल युति बन जाती है। यानी बहुत अच्छी युति बन गई हम्म चंद्र मंगल की, चंद्र गुरु की, चंद्र राहु की। ये तो ये चार, हम्म ये इतने प्लेनेट युति बना रहे हैं, चंद्र केतु, चंद्र मंगल, चंद्र राहु, चंद्र गुरु। तो ये 4 प्लैनेट्स की, और इधर सूर्य बुध। ये जो युतियां इतनी जो बन रही हैं चतुर्थ भाव और दसम भाव में, ये सभी युतियां उनके जीवन के अंदर अच्छा फल और बुरा फल देने के लिए कारगर हैं। अब चंद्र केतु की जो युति है वो एक फियर देती है दिमाग के अंदर कि भाई फिल्म के रिलीज होने के बाद वो सफल होगी फिल्म या नहीं होगी। तो वो हर फिल्म के अंदर जो है आदमी की फिंगर्स क्रॉस्ड होती हैं कि भाई मैं, मेरी फिल्म ये हिट होगी कि नहीं होगी, कितना ग्रॉस करेगी। तो ये फिल्म लाइन के अंदर हर एक के अंदर घिघियां बधी होती हैं जब तक कि फिल्म रिलीज हो ना हो जाए, रिलीज होने के बाद वो सफल ना हो जाए। अब चंद्र और राहु की जो युति है, वो युति ये देती है कि भाई इनको सेल्यूलाइड फिल्म के अंतर्गत में रोलर कोस्टर राइड की तरह से ऊंचा नीचा होने का बनता है। कुछ फिल्में तो इनकी बहुत सक्सेसफुल हुई, जैसे शोले, दीवार, जंजीर। लेकिन बहुत सी फिल्में इनकी, महान वगैरह जो फिल्में थी, वो फिल्में उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, उतना ज्यादा पैसा उसने नहीं कमाया। लेकिन लावारिस ने बहुत पैसा कमाया, उसी तरीके से सर त्रिशूल सर ने बहुत इसमें पैसा हमने कमाया। सर इसमें हमने एक चीज मार्क किया है सर। इनके हम्म। 6 प्लैनेट जो है पुष्कर नौमान, हाँ 6 प्लैनेट। केतु है, सैटर्न है, जुपिटर है, वेनस है, मरकरी है और सूर्य। ये इतने प्लैनेट के पुष्कर नौमान में गए हुए। बहुत ये बढ़िया है। प्लैनेट बहुत बहुत होता है। बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत आपने एडवांस लेवल की चीज बता दी। अब हमारे स्टूडेंट्स को ये सब तो देखते नहीं है, और पुष्कर नवमांश में ना होते तो इतना अच्छा प्रभाव ना देता। लेकिन पुष्कर नवमांश जो है ना, हर एक कुंडलियों में नहीं मिलता दासचंद जी। जी दासचंद पांडे जी, क्या होता है, पुष्कर नवमांश के ग्रह जो है ना, वो बिरलों की कुंडलियों में मिलते हैं। बिरला का मतलब है बहुत, वंस इन ए फ्यू थाउजेंड्स या फ्यू लैक्स। मतलब हर कुंडली में पुष्कर नवमांश, मधुबाला की कुंडली में 4 प्लान पुष्कर नवमांश के थे। तो इनके कहने 6 का हो मतलब, गए। इनके में तो 6 पुष्कर नौमान हो गए। हाँ, तो बहुत बड़ी बात हो गई।
बहुत बड़ी बात होगी। और इससे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई, इनका जो है ना, शुक्र अपने आप में जो फिल्म लाइन का प्लैनेट है वो पर्वत के लेवल पे है। पर्वत ये हमारे लिए आसान है। ये पुष्कर नवाज को समझना तो बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए, जब मैं ही जो है उसको नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मुझे ही हर समय याद नहीं रहता है। तो मैं ही आदत में नहीं हूँ पुष्कर नमाज को देखने की। ये एक आदत डालने पे ही आदमी देख पाता है। लेकिन आप ये मैं तो समझिए, निकाल लेता हूँ, बहुत जल्दी हमको पता चल जाता है। हाँ, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है। हम तो ऐसा चूंकि प्रैक्टिस में इतना पुष्कर नमाज नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं, करावत श्रीराम वगैरह हम देखते हैं। तो उसको देखने की वजह से अपने आप में ना हमारे लिए तो है, डिविजनल चार्ट्स में अगर वो पर्वत के लेवल का उसका रिपीट कर रहा है 6 बार, तो उसका मतलब वो ग्रह इस व्यक्ति को शुक्र से संबंधित चीजों में, और शुक्र इस ग्रह इस कुंडली के लिए, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र जो है वो योगाकारी प्लैनेट होता है। हाँ जी, तो मैं जैसे आप जानते ही हैं कि शनि के लग्नों में शुक्र को योगाकारी माना जाता है। तो आप ये 4 प्लैनेट के अष्टम भाव में होने के बावजूद, इनके पुष्कर नवांश में होने और इसके शुक्र अपने आप में शुक्र का नीच भंग होने और शुक्र का जो है पर्वत हो जाना, ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी चीज है। और इस चीज को देखकर ही आदमी कह सकता है कि ये आदमी इस क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर सर पुष्कर नवमास में इतने ग्रह नहीं होते तो 8वें स्थान में इनके इतने ग्रहों का एग्रीगेशन हो गया है कि इनको काफी दिक्कत हो जाती देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि अष्टम भाव के ऊपर ना डॉक्टर के.एन. राव साहब ने जो है काफी रिसर्च की है। आपको मालूम ही होगा कि जो ओशो रजनीश थे, उनके 5 ग्रह अष्टम भाव में थे, ओशो रजनीश के, और वो इंटरनेशनल फिगर बने। और न्यू ऑर्लियंस में जाके उन्होंने अपना ओशो कम्यून बनाया, और 99 रोल्स रॉयस उनके पास थी। तो आप जानते हैं कि अष्टम भाव की महत्ता पे डॉक्टर के.एन. राव के सीरीज ऑफ लेक्चर्स आए थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार से जो आपके ये हैं, क्या कहते हैं, जो प्रभुपाद हैं, उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है, जो अध्यात्म के क्षेत्र में है। इसी प्रकार से अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है इनका भी। क्या बोलते हैं आपके, जो हमारे भक्ति मार्ग के जो संस्थापक थे, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का, भक्ति मार्ग के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु का भी अष्टम भाव बहुत पावरफुल होने की वजह से वो भक्ति मार्ग के का उन्होंने प्रारंभ किया था, जिसमें मीरा भी थी और वो सब थी। तो कहने का है। मतलब है कि आप रामकृष्ण परमहंस का भी था सर। रामकृष्ण परमहंस जी का जो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ऊपर गए, इन सभी का अष्टम भाव जो है बहुत पावरफुल था। तो आप एक बात ये देखिए कि अष्टम भाव के एम्पावरमेंट की वजह से अमिताभ बच्चन को हम कमजोर नहीं मान सकते। दूसरा फिर हमेशा आपको ये देखना होता है कि जो जैसे दसम भाव को अगर आप लग्नवत करेंगे, तो दसम भाव को अगर आप लग्नवत करेंगे तो ये सारे चारों प्लेनेट उनके दसमांशा, दसम भाव को लग्नवत करते ही ये चारों प्लेनेट इनके लाभ में आ जाते हैं, और गुरु इनके उच्च के इनके में आ जाते हैं 9th हाउस में। और जो शनि है इनके पद प्राप्ति में आ जाते हैं, जो उनके लगन के स्वामी हैं। और जो उनका लग्न है वो इनके चतुर्थ सुख के भाव में, एसेट्स के भाव में आ जाता है। ये थैंक यू तो सर। आपको किसी भी भाव के बारे में अगर आपको पता करना हो तो उस भाव को लग्नवत करके आप देख सकते हैं। जैसे अगर आपको इनके संतान के बारे में देखना हो, तो आप संतान का जो भाव है पंचम, तो संतान के भाव को आप लग्नवत करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनको संतान से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। अब जैसे चंद्रमा यहाँ पे आ गए, तो चंद्रमा जो है वो फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट माने जाते हैं, यानी वो इस तरह के प्लैनेट माने जाते हैं जो उतार चढ़ाव के होते हैं। तो संतान को लेकर इनको सुख और दुख दोनों का अनुभव हो। लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव जो डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस का भाव है, उसके अंदर एक क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स आ गए हैं, जिनमें मंगल और सूर्य जो है वो क्रूड प्लैनेट हैं। तो संतान को लेकर इनको कुछ डोमेस्टिक पीस एंड हैप्पीनेस में कमी भी हुई। और संतान भाव से जो लाभ में राहु बैठे हुए हैं, तो वो बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि लाभ के राहु हैं। तो इसका मतलब राहु क्या होते हैं, रोलर कोस्टर राइडर की तरह से होते हैं। तो संतान भाव को में करने पे 3rd हाउस में राहु आ जाते हैं,
तो इससे साफ ये पता चलता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशन को कभी तो संतान मीट करेगी, कभी नहीं मीट करेगी, और मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप, अगर आपको इनकी पत्नी के बारे में देखना है तो आप इनके सप्तम भाव को लग्नवत करके देख सकते हैं। सप्तम भाव को अगर आप लग्नवत करते हैं तो द्वितीय भाव में जो इतने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन केतु एक डिटैचमेंट के प्लैनेट है जो कि इनके सप्तम में आ जाते हैं। सप्तम शनि की दृष्टि भाव, भी है सर। दूसरी शनि की दृष्टि है, इसके अलावा शनि की दसम दृष्टि है, इसके अलावा राहु बैठ गए हैं जो है इसी सप्तम भाव के लगन पे। तो ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि कुछ इनको परेशानियों का अनुभव है। तो अब हम क्लास को जो है बंद करते बट हैं। इनका तो सब फैमिली जैसे साथ में ही रहती है, ऐसे फिल्म वर्ल्ड में तो कोई साथ नहीं रहता, और ये तो काफी खुश मतलब बताते हैं अपने बच्चों से कि हम बहुत खुश हैं, बहुत चाहते हैं बच्चे इनको। नहीं, लेकिन ऐसा है ना, देखो, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक ट्रेडिशनल फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि श्रीवास्तव गोत्र के हैं तो इलाहाबाद से हैं। दूसरा, हरबंस राय बच्चन और तेजी बच्चन ने, दोनों ने जो इनको संस्कार डाले, अच्छे संस्कार डाले, अमिताभ बच्चन भी उन्हीं संस्कारों पे चलते हैं, तो इसलिए परिवार जो है एक साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा, सफलता के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के बाद एक व्यक्ति को जो है परिवार को जोड़कर रखने की आवश्यकता होती है। आप हमेशा याद रखना इस बात को कि जब भी पिता अच्छा करता है तो वहां पे ज्वाइंट फैमिली दिखाई पड़ेगी। बिजनेसमैन भी अगर होगा और पिता जो है सफल बिजनेसमैन है तो उसके दोनों बेटे, तीनों बेटे जो हैं, ऐसे मकान होंगे कि अगल बगल के मकान होंगे, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर, उनमें उनके बच्चे रह रहे होंगे, क्योंकि पिता ही जो है बांटता है। पिता के पास में धन यश अगर हो और पिता अगर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, तो संतान उससे अलग नहीं है। और संतान अगर उससे कंपैरेटिवली कमजोर हो तो संतान पिता से नहीं हट। सपोज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि करोड़ों रुपए का उसका व्यापार चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कुछ भी, तो उसकी संतान जो है अगर उससे कम कर रही है तो कभी भी वो पिता को छोड़ के नहीं जाएगी, वो पिता के साथ ही बिजनेस में जुड़ेगी। और पिता भी ये चाहेगा कि हमारी संतान जो हमारे साथ रहे। अगर थोड़ी प्राइवेसी की उनको जरूरत होगी तो वो डिफरेंट फ्लोर पे रह लेंगे, या एक बड़ा बड़ा प्लॉट ले लेंगे, हजार हजार गज की चार प्लॉट ले लेंगे, चारों मकान जो है अगल बगल बना लेंगे, लेकिन साथ में रहेंगे, साथ में सर जो है व्यवसाय करेंगे। में अगर ऐसा हो लाइक जिसमें मदर डोमिनेंट हो, लाइक फॉर एग्जांपल सोनिया गांधी की मान ले तो ऐसा सिनेरियो होता है। तुम्हारी आवाज से मुझे समझ में नहीं आया। जगदीश नंद साहब, आपको सर ये समझ में आ रहा है फीमेल फीमेल अगर हो, माता माता अगर हो। क्या कहना क्या चाह रही है? अंजलि, उसमें टाइप करो, टाइप। फीमेल क्या, फीमेल क्या, क्या पूछ क्या रही हो? फीमेल सेंट्रिक फैमिली। अच्छा, देखो, जो सक्सेसफुल फैमिलीज है ना, उसमें अंजलि याद रखना है इस बात को कि सक्सेसफुल फैमिलीज के अंदर जो सिंगल पेरेंट्स होती हैं, माताएं, मैं समझूंगी, मदर जो है वो एक सिंगल पेरेंट के रूप में अगर है, वैसे भी ना पॉलिटिशियंस की जो फैमिलीज होती हैं, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल, जो जितनी भी पॉलिटिशियंस की फैमिलीज होती हैं, वो फैमिली हमेशा दे टाई टुगेदर। अब जैसे अखिलेश यादव, अब जाके अब मुलायम सिंह यादव से थोड़ा उसका अनुभव हुआ था वो पिछले 5 सालों के या 6 साल के अंदर। अदरवाइज तो पहली बार जो वो चीफ मिनिस्टर बना यूपी का तो मुलायम सिंह यादव की वजह से ही बना। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो थोड़ा अलग हुआ या उसका दिमाग थोड़ा फिरा। अदरवाइज जितने भी पॉलिटिकल फैमिलीज देखोगे वो हमेशा ज्वाइंट रहती है। उसका कारण है कि उनकी स्ट्रेंथ ही उनके बच्चों को उठाती है, एक पॉलिटिशियन की। जैसे सोनिया गांधी का एग्जाम्पल ले रही हो, तो सोनिया गांधी एक सिंगल पेरेंट है और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी की वो प्रेसिडेंट रह चुकी है। राहुल गांधी के प्रेसिडेंट बनाने के पहले सोनिया गांधी ही प्रेसिडेंट थी। सोनिया गांधी उस टाइम पे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, यूपीए 1 एंड यूपीए 2 में सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो कि ट्रेडिशनल फैमिलीज में, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज दे स्टिक टुगेदर बिकॉज दैट इज देयर स्ट्रेंथ। तो जो हमें आम जिंदगियों में, आम घरों में, सर्विस क्लासेस में या स्मॉल बिजनेस क्लासेस में हमें नहीं दिखाई पड़ता। अब तुम्हारी जो है शादी होगी तो तुम अपने पति के साथ चली जाओगी कल को,
अपने मम्मी पापा को चिट्ठी लिख, पोस्ट कार्ड लिख दोगी बस, या कभी फोन कर दोगी। फिर वो कहेंगे कि अगर वो कहेंगे कि बेटा पैसे की जरूरत है, तो तुम कहोगी आवाज नहीं आ रही है, तो बीच में जो है वो ऑपरेटर कहेगा कि पैसे मांग रही है, तो कहोगे कि तुम ही भेज दो अगर तुमको सुनाई पड़ रहा है। तो अमूमन जो आम फैमिलीज में अंजलि यही होता है, जो आम फैमिलीज में होता है, पीपल डोंट स्टिक टुगेदर। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे 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 संतान पावरफुल हो जाती है, और ये बात, एक बात ये समझ लेना कि जो पिता अगर अच्छा कर रहा होता है तो बच्चे स्टिक टुगेदर करते हैं, अगर वो पिता के बराबर अच्छा नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर पुत्र अच्छा कर रहा होता है और पिता अच्छा नहीं करता, तो फिर पुत्र अलग अपना आशियाना बनाता है। जैसे धर्मेंद्र जो है, कहाँ से निकले? धर्मेंद्र जो है पंजाब के एक विलेज से निकले। तो धर्मेंद्र जिस समय स्टारडम में आए, हीमैन के रूप में वो प्रसिद्ध हुए, तो वो अपने परिवार को लेकर नहीं वहां साथ में आए। उन्होंने यहां तक अपनी जो पत्नी थी प्रकाश, जो उनका विवाह जो है प्रकाश के साथ में अर्ली हो गया था, जिससे कि सनी देओल और ये बॉबी देओल वगैरह पैदा हुए थे, उस पत्नी को छोड़कर, उस पत्नी को साथ में रखकर, उसको छोड़ा नहीं, लेकिन मुसलमान बन के, उन्होंने मुस्लिम बन के उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, हेमा मालिनी को साथ में लेके आ गए। तो उनके दोनों, उनकी उनकी वाइफ भी और उनकी हेमा मालिनी साथ में रहने लगी, लेकिन फ्लोर्स अलग कर दिए उन्होंने। तो ये संतान के साथ में होता है। संतान अपने माता पिता से ज्यादा अगर उन्नति कर लेती है तो माता पिता से अलग हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई पड़ता उन फैमिलीज में जहां माता पिता अच्छा कर रहे हैं। जब स्टारडम में आ जाते हैं माता पिता और इतने बड़ी सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, तो ऐसे बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज हैं जहां पे फैमिलीज ज्वाइंट रहती है। जैसे मुकेश अंबानी जी, उनकी फैमिली ज्वाइंट रहती है। अब उनकी बेटी जो है इस समय, बेटी को उन्होंने एमडी बनाया है जियो रिटेल्स का। आप लोगों को मालूम होगा ये बात। उन्होंने अपनी बेटी को उसका एमडी बनाया है, जियो रिटेल। अपने बेटे को जो है एमडी बनाया है जियो, इसका कम्युनिकेशंस का, जो जियो जो मोबाइल है। तो कहने का मतलब है कि फैमिलीज स्टिक टुगेदर, ये हमेशा, अगर पिता अच्छा करता है। अच्छा, बहुत समय हो गया है, व्हाट्सएप पे मिलते हैं आप लोगों से। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू, और कल फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।